एपिसोड 111 टू 120 नौ ड्रैगन स्वर्ण रथ। ये मिंग के अपनी चोटों से उबरने की प्रतीक्षा करते समय अमर दाव प्रोडिजी जो एक दूसरे को जानते थे उसके बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। झाओ जियोंग सबसे अधिक लोगों को जानता था, वह हर किसी को नमस्कार करता था, फिर हर व्यक्ति से कहता था कि 50वीं रैंक उसकी है। अमर रैंकिंग सूची में शामिल प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन केवल निचली रैंकिंग वाले ही उच्च रैंकिंग वाले लोगों को चुनौती दे सकते हैं, इसके विपरीत की अनुमति नहीं है। इसके अलावा चुनौती स्वीकार करनी होगी। किसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई अनिवार्य समय सीमा नहीं है, लेकिन इसे बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। अगर कोई इसे स्वीकार नहीं करता या लगातार टालता रहता है, एक निश्चित समय सीमा पूरी होने पर उन्हें अमर रैंकिंग सूची से सीधे बाहर कर दिया जाएगा और उसमें दोबारा शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यहाँ तक कि विभिन्न प्रमुख शक्तियाँ भी उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देंगी और उन्हें काली सूची में डाल देंगी। यही कारण था कि ये मिंग को ये थोड़ा परेशानी भरा लगा, लेकिन चूंकि इसमें पुरस्कार प्राप्त करने थे इसलिए ये थोड़ी सी परेशानी स्वीकार्य थी। 3 दिन बाद 1 दर्जन से ज्यादा अमर दाव विलक्षण लोग अमर संप्रदाय के केंद्र की ओर चल पड़े। हालांकि कुछ ही दिन बीते थे, यहाँ का अखाड़ा फिर से उठ खड़ा हुआ। अंतर यह था कि विभिन्न बलों के कई प्रमुख व्यक्ति इस बार लड़ाई का निरीक्षण करने और इस नव पदोन्नत अमर दाव प्रोडिजी पर एक नज़र डालने के लिए आए थे। दाओजी अमर पर्वत। ये मिंग के अमर महल के ऊपर बादलों से 9 बार ड्रैगन उभरे। दाओजी, हम 9 भाई आपको लेने आए हैं। बार ड्रैगन की धीमी गर्जना पूरे अमर पर्वत पर गूंज उठी। उसी क्षण अमर महल के द्वार खुल गए और ये मिंग धीरे धीरे बाहर चला गया। फिर 900 झांक फ्लड ड्रैगन ये मिंग के सामने उतरे। उनके पीछे एक स्वर्ण रथ खींचा जा रहा था। यह क्या है? ये मिंग ने भौहें उठाईं और 9 बार ड्रैगन को देखा, जिनके शरीर सुनहरे रंग के थे, और वह कुछ आश्चर्य से देखने लगा। दाओजी, अमर रैंकिंग सूची में आने के बाद आज आपकी पहली लड़ाई है और कई महान हस्तियां आ रही हैं। इसीलिए हम 9 भाई आपको अखाड़े में ले जा रहे हैं। केवल ऐसा विस्फोटक प्रवेश ही दाओजी की स्थिति को प्रदर्शित कर सकता है। सबसे बड़े फ्लड ड्रैगन ने उत्साहित भाव से कहा। पिछली बार दाओजी को मुख्य हॉल तक ले जाने वाला फ्लड ड्रैगन ही था। अब वह अपने 8 भाइयों को लेकर वापस आ गया है। वे यहाँ समर्थन दिखाने आए थे। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बिना भी वे ऐसा करने को तैयार थे, क्योंकि दाओजी अमर उत्थान में सक्षम थे। वे जीवन भर इस बात पर गर्व कर सकते थे, उन्होंने एक अमर को अपने साथ रखा था। ये 9 बार ड्रैगन की मानसिकता थी। यद्यपि ये मिंग उनके विचारों को नहीं जानता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसे शानदार 9 ड्रैगन गोल्डन रथ को मना नहीं करेगा, अकेले उसे ही छोड़ दें। ये मिंग तुरंत आगे बढ़ा और रथ में चढ़ गया। उसी समय अंदर से उसकी आवाज़ आई, चलो अखाड़े में चलें। गर्जना। 9 फ्लड ड्रैगन्स ने एक साथ उत्तेजित ड्रैगन गर्जना की और जमीन से हवा में उड़ गए। तभी सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ 9-10 हजार झांग वाले सुनहरे विशालकाय ड्रैगन आकाश में प्रकट हुए। वे एक समान रूप से बड़े सुनहरे रथ को खींचते हुए बादलों में तेजी से उड़े और पलक झपकते ही गायब हो गए। एक ही समय पर अमर संप्रदाय के केंद्र में अखाड़े में 13 अमर दाव विलक्षण प्रतिभाएं खड़ी थीं। अमर रैंकिंग सूची में वे 51 से 64वें स्थान पर थे। ये सभी लोग ये मिंग का दर्जा पाना चाहते थे। हर किसी के पास 1-2 अद्भुत उपलब्धियां थीं और कोई भी किसी दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। लगातार सफलता पाने और उच्चतर कठिनाई वाली उपलब्धियों को चुनौती देने का प्रयास कर रहा था। बेशक वहां सिर्फ ये दर्जन भर अमर दाव विलक्षण लोग ही मौजूद नहीं थे, दर्शक दीर्घाओं में 1 दर्जन और बैठे थे। उनकी संख्या बहुत कम थी और उनकी ताकत भी अपर्याप्त थी, इसलिए वे सिर्फ दर्शकों की भीड़ की तरह ही काम कर सकते थे। इस समय बहुत से लोग आ चुके थे, केवल ये मिंग गायब था। इतने सारे अमर दाव प्रतिभाशाली लोग। हाँ, पिछली बार इतने सारे अमर दाव प्रतिभाशाली लोग काफी समय पहले एक साथ इकट्ठा हुए थे। ... कई अमर संप्रदाय के शिष्यों ने इस पर चर्चा की। सभी अखाड़े में उपस्थित दर्जन भर अमर दाव प्रतिभाओं को उत्साह से देख रहे थे। इस समय एक अमर दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति अब खुद को रोक नहीं सका। वह झाओ जियोंग था, जो उन सभी में सबसे कम धैर्यवान था। अरे, उसने ये मिंग के लिए 3 दिन इंतजार किया और अब भी उसे इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे ही झाओ जियोंग व्यक्तिगत रूप से ये मिंग की तलाश करने के लिए अखाड़े से बाहर जाने वाला था, गर्जना। अखाड़े के ऊपर से एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ आई, जो अमर संप्रदाय के पूरे केंद्र में गूंज गई और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्या ये 9 स्वर्णिम विशालकाय ड्रैगन हैं? हमारे अमर संप्रदाय को ड्रैगन कब मिले? वे ड्रैगन नहीं हैं, वे 9 फ्लड ड्रैगन ब्रदर्स का रूपांतरण हैं। हालांकि वे काफी समान दिखते हैं। जल्दी देखो, वे अपने पीछे एक रथ खींच रहे हैं। अंदर कोई है। ये दाओजी है। दाओजी आ गया है। सभी अमर संप्रदाय के शिष्यों ने आकाश में 9 स्वर्णिम विशालकाय ड्रैगन की ओर देखा और किसी ने उनकी पहचान बताई। कुछ लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये मिंग रथ पर बैठे हैं और उन्हें 9 ड्रैगन खींच रहे हैं, और उनके चेहरे पर अत्यंत उत्साह था। दाओजी तो कमाल का है।
उसके पास तो वाकई एक शानदार स्वर्ण रथ है। अन्य सेनाओं के प्रमुख व्यक्तियों ने आकाश में 9 ड्रैगनों को रथ खींचते हुए देखकर रुचि दिखाई। ये पहली बार था जब उन्होंने इतना भव्य प्रवेश देखा था। युवा सचमुच अद्भुत हैं, वे किसी भी प्रकार का तमाशा कर सकते हैं। हाँ, वे हमारी आत्मा के दायरे की आशा हैं। उन्हें पूरी तरह से बाहर जाने दो। अमर दाव प्रतिभाओं की इस पीढ़ी में 2 या 3 सचमुच असाधारण व्यक्ति होने तय हैं। प्रमुख व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक बातचीत कर रहे थे, लेकिन अन्य अमर दाव विलक्षण प्राणी अलग थे। आकाश में 9 स्वर्ण विशाल ड्रैगन द्वारा ये मिंग को खींचते हुए देखकर उनकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। चुनौती स्वीकार करो, ठीक है, लेकिन ये दिखावटी नाटक क्यों? वो किसे लुभाने की कोशिश कर रहा है? सबकी निगाहों के सामने ये मिंग रथ से बाहर निकला और हवा में ही कदम दर कदम अखाड़े में उतर गया। इसके बाद 9 स्वर्णिम विशालकाय ड्रैगन दर्शक दीर्घा के ऊपर उतर गए और ये मिंग की चुनौती पूरी होने का इंतजार करने लगे। अखाड़े में मजबूती से कदम रखते हुए ये मिंग ने अपने सामने खड़े दर्जन भर लोगों को शांति से देखा और सीधे पूछा, पहले कौन जाना चाहता है? मैं पहले जाऊंगा। जिस क्षण ये मिंग ने बोलना समाप्त किया, झाओ जियोंग तुरंत आगे बढ़ा और उसके शरीर में क्यूई और रक्त की शक्ति इस समय अपने चरम पर पहुंच गई। अन्य दर्जन लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर अखाड़े से हट गए और ये मिंग और झाओ जियोंग को जगह दे दी। ये मिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं तो मैं अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल पाऊंगा। जैसे ही झाओ जियोंग ने बात की, उसकी आंखें लाल हो गईं, जो दर्शाता था कि उसकी क्यूई और रक्त अपनी सीमा तक पहुंच गए थे। मुझे हराओ तो आओ, ये मिंग हंसा। ये मिंग के शांत व्यवहार ने तुरंत झाओ जियोंग के क्यूई और रक्त को उसके सिर में पहुंचा दिया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। इस समय अखाड़े के चारों ओर की संरचना ऊपर उठने लगी। पेट के बल लेट जाओ, झाओ जियोंग जोर से दहाड़ा। उसके शरीर का सारा क्यूई और खून उसकी मुट्ठी पर जमा हो गया और एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा लेकर वह ये मिंग की ओर बढ़ा। उसकी मुट्ठी ये मिंग के चेहरे पर लगी हुई थी, उसे एक ही वार में गिरा देने की तैयारी में। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ मुट्ठी एक सुनहरी दीवार से टकरा गई। यह अवरुद्ध था। झाओ जियोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अभी अभी ये मिंग को लगभग टक्कर मार ही दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मिंग तुरंत लॉ का इस्तेमाल कर देगा। मेरे लिए ब्रेक लो। झाओ जियोंग गुस्से में दहाड़ा और गोल्डन वॉल पर एक और मुक्का मारा, जिससे वह सीधे ढह गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके पैरों के नीचे से घनी लताएं फूट पड़ीं और पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर को अपने आगोश में ले लिया। धत्तेरी की! झाओ जियोंग ने मन ही मन कोसा और बेतहाशा संघर्ष किया। उसे इन नियंत्रणकारी तरीकों से सबसे ज्यादा नफरत थी। ऐसा लगता है कि मैं केवल उस चाल का उपयोग कर सकता हूँ। वज्र शरीर तोड़ो! झाओ जियोंग गुस्से से दहाड़ा। उसके शरीर पर लाल क्यूई और खून तुरंत सुनहरे हो गए और उससे एक शक्तिशाली आभा निकली। भाला 9 स्वर्गों को तोड़ता है। तोड़ना! वज्र शरीर सक्रिय होने के साथ झाओ जियोंग ने दहाड़ लगाई और तुरंत ही उन लताओं को फाड़ दिया जो उसे उलझाए हुए थीं। जैसे ही वह बेलों से मुक्त हुआ, एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसे लात मारकर उड़ा दिया। नहीं! झाओ जियोंग के हाव भाव एकदम बदल गए। ताकत बहुत ज्यादा थी, उसने अपनी आखिरी चाल चली थी, फिर भी उसे तुरंत ही लात मार दी गई। सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि ये मिंग ने उस समय हमला कर दिया था जब वह अभी भी प्रतिक्रिया दे रहा था। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, ये मिंग फिर से उसके सामने प्रकट हुआ, हाथ बढ़ाकर धीरे से धक्का दिया। बूम! झाओ जियोंग अखाड़े से नीचे गिर गया और एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। दाव बालक इतनी जल्दी जीत गया। ये झाओ जियोंग बहुत दयनीय है। उसे अपनी कोई भी तकनीक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला और वह दाव बालक से आसानी से हार गया। वह लात बहुत शक्तिशाली थी। झाओ जियोंग ने अपना वज्र शरीर पूरी तरह से खोल दिया था, फिर भी वह दाव बालक द्वारा उड़ा दिया गया। सभी शिष्यों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। अन्य अमर दाव प्रतिभाशाली लोग चुप रहे। उन्होंने ये मिंग से इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। केवल 2 कानूनों का उपयोग करके आसानी से झाओ जियोंग को हरा दिया, जो कि 50वें स्थान पर थे। और ये मिंग की किक देखकर विभिन्न दिग्गजों की आंखें चमक उठीं। इस युवा ने अपने पैर पर सभी 6 कानून लागू कर दिए और कानून की शक्ति का उपयोग करके झाओ जियोंग को उड़ा दिया। हालांकि यह थोड़ा खेल भावना के विपरीत है, लेकिन उसके पास क्षमता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये मिंग एक निश्चित सीमा तक कानून की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, झाओ जियोंग को अपंग नहीं बना सकता। ऐसा नियंत्रण पाने के लिए उसके सभी कानून निश्चित रूप से प्रवेश स्तर के होने चाहिए। वास्तव में बुरा नहीं है। 9 गहन अमर संप्रदाय की दाव संतान पीढ़ी एक और दुर्जय आकृति उत्पन्न करने वाली है। विभिन्न दिग्गज लोग मैदान में शांतचित्त ये मिंग को देखकर मुस्कुरा उठे। जमीन पर लेटे हुए झाओ जियोंग को बहुत दुख हुआ। उसने अपने प्रतिद्वंदी को छुआ तक नहीं था और वह पहले ही हार चुका था। अंत में वह हताश होकर बेहोश हो गया।
तुरंत कई एल्डर उसे घसीट कर ले जाने आए। ये मिंग ने सिर हिलाया और आह भरते हुए सोचा, उसकी सहनशक्ति बहुत कम है। वह एक छोटी सी टक्कर से बेहोश हो गया। ऐसा लगता है कि जल्दी गुस्सा हो जाना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, ये मिंग ने सोचा। फिर अखाड़े के पास खड़े दर्जन भर अमर दाव विलक्षण प्राणियों की ओर देखा और अपनी उंगली उन पर घुमाई। और कौन ऊपर आना चाहता है? दर्जन भर लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन जाए। तभी हरे वस्त्र पहने एक युवक, जिसके हाथ में चांदी का भाला था, बिना कुछ कहे अपना चांदी का भाला फेंक दिया। फिर वह उछलकर तेजी से आगे बढ़ते चांदी के भाले पर जा गिरा। सबने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। ये ली तियानकी है, वह ऊपर जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि ली तियानकी का अद्वितीय हेगेमोन भाला दाव बालक के विरुद्ध कितनी देर तक टिक पाएगा। मुझे लगता है कि 1/4 घंटा। यह एक अगरबत्ती के बराबर समय होना चाहिए, है ना? दाव बालक ने अभी तक अपने सभी नियमों का उपयोग भी नहीं किया है। ... अमर संप्रदाय के शिष्यों की चर्चाओं के बीच ली तियानकी अविचलित रहे, अपने चांदी के भाले के साथ अखाड़े में उड़ गए। ली तियानकी यहाँ चुनौती देने के लिए। चांदी का भाला जमीन में धंस गया। ली तियानकी ने उसे लात मारी, हाथ में लहराया और फिर उसकी नोक सीधे ये मिंग की ओर तान दी। ये मिंग की आंखें झपक गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली तियानकी उससे भी ज्यादा दिखावटी होगी। इसी समय अखाड़े का गठन पहले ही हो चुका था। द्वंद्व आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। हेगेमोन स्पीयर प्रथम रूप, स्काई ब्रेकर। उद्धरण चिन्ह, ली तियानकी दहाड़ा और उसके हाथ में चांदी का भाला अचानक चमक उठा, एक चांदी की लकीर में बदल गया जो सीधे ये मिंग की ओर चला गया। जैसे ही वह ये मिंग की ओर बढ़ा, चांदी की लकीर सैकड़ों किरणों में विभाजित हो गई, जिसने सीधे ये मिंग के पीछे हटने को अवरुद्ध कर दिया। ये मिंग ने शांति से आते हुए चांदी की धारियों को देखा, लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसके सामने दर्जनों सौ झांग मिट्टी की दीवारें खड़ी हो गईं। बूम! चांदी की धारियां विस्फोट से पहले 3 पत्थर की दीवारों को भेदती हुई चौथी मिट्टी की दीवार का आधा हिस्सा भी ढह गई। ली तियानकी ने इस पर विश्वास करने से इनकार करते हुए तुरंत हेगेमोन स्पीयर के दूसरे रूप पृथ्वी विनाशक प्रहार का प्रयोग किया। ली तियानकी ने हाथ में चांदी का भाला लहराया। पहले एक ठंडी चमक आई, फिर भाला ड्रैगन की तरह वार करने लगा। अविश्वसनीय रूप से तेज चांदी का भाला एक विशाल चांदी के ड्रैगन की तरह था, जो सीधे ये मिंग की 8 पत्थर की दीवारों को भेद रहा था। ये देखकर कि ये मिंग अभी भी 27 पत्थर की दीवारों से सुरक्षित था, ली तियानकी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने सीधे चांदी का भाला आकाश में फेंक दिया। हेगेमोन भाला परम रूप, भाला 9 स्वर्गों को तोड़ता है। ली तियानकी ने अपना हाथ नीचे की ओर दबाते हुए फिर दहाड़ा। तुरंत ही अखाड़े के ऊपर बादलों में 10,000 झांग चांदी का भाला प्रकट हुआ। विशाल चांदी का भाला सीधे ये मिंग की ओर इशारा कर रहा था, मानो धीरे धीरे नीचे आ रहा हो, लेकिन असल में उसकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही विशाल भाला ये मिंग के सिर के ऊपर था। ये मिंग भी हिल गया। उसके हाथ में 5 पंचतत्व नियम परस्पर उत्पन्न और परास्त होने के चक्र में परस्पर क्रिया कर रहे थे और शीघ्र ही एक में विलीन हो रहे थे। जैसे ही विशाल भाला उसके सिर तक पहुंचा, ये मिंग के मुंह पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसके हाथ में मौजूद पंचतत्व नियम भी फूट पड़ा और उसी तरह एक 5 रंगों वाले 10,000 झांग वाले विशाल भाले में बदल गया। इन कार्रवाइयों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ये मिंग भी हेगमोन स्पीयर जानता था और वह भी उतना ही कुशल था। सभी बड़े बड़े लोग भी हैरान थे। उन्होंने और भी देखा, ये मिंग ने सचमुच इस समय पंचतत्व एकता प्राप्त कर ली थी। इसका मतलब ये था कि ये मिंग ने 5 तत्व कानून में महारत हासिल कर ली थी, जो समय कानून के बराबर था। हाँ, बहुत बढ़िया। दाव बालक ने पंचतत्व एकता प्राप्त कर ली है और आत्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर दिखाया है। अमर संप्रदाय के भीतर से युद्ध को देख रहे 3 बड़े बुजुर्ग इस क्षण में जोर से हंस पड़े। कितना समय बीत चुका था। दाव बालक ने पंचतत्व एकता प्राप्त कर ली थी और यह शून्य शोधन चरण के दौरान प्राप्त एक स्वर्ग विरोधी उपलब्धि थी। आत्मिक क्षेत्र में हजारों वर्षों से अमर शारीरिक योग्यता वाले अनगिनत विलक्षण प्राणी, राक्षस और साधक प्रकट हुए थे, लेकिन किसी ने भी ये मिंग की तरह शून्य शोधन चरण में पंचतत्व एकता हासिल नहीं की थी। लगता है अमर संप्रदाय को ये मिंग के महत्व को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है और उसकी प्रतिभा को फिर से परखने की जरूरत है। शायद वह एक छिपी हुई अमर काया है। तीनों बड़े बुजुर्गों ने एक साथ इस सवाल पर विचार किया। एक दूसरे को देखने के बाद वे हंसे और चाय पीते हुए ये मिंग का द्वंद्व देखते रहे। अखाड़े पर ली तियानकी ने अविश्वसनीय भाव से आकाश में 2 विशाल भालों को देखा। ये मिंग को भी यह चाल क्यों पता थी? अभिलेखों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि ये मिंग को हेगेमोन भाला पता था, और उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि ये मिंग का 5 रंगों वाला विशाल भाला अधिक शक्तिशाली था? क्या ये केवल दिखावा था? ये सोचते हुए ली तियानकी की चौंकी हुई आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ फिर से नीचे दबा दिया। मेरे लिए ब्रेक लो। वह दहाड़ा और चांदी का विशाल भाला फिर से तेज हो गया और ये मिंग की ओर वार करने लगा। ये मिंग ने शांति से अपनी उंगली हिलाई।
दूसरी तरफ का 5 रंगों वाला विशाल भाला भी तेजी से बढ़ा, लेकिन ली तियांकी पर वार करने के बजाय वह ली तियांकी के चांदी के भाले से टकरा गया। वह चाहता था कि ली तियांकी कानून की शक्ति को जाने। क्या बेजोड़ है गेमन भाला! वह तो कुछ भी नहीं था। कानून तो एक अमर दाव प्रतिभा का प्रतीक था। एक क्षण बाद, या शायद एक क्षण में, 5 रंगों वाला विशाल भाला आगे निकल गया और पहले चांदी वाले विशाल भाले से टकराया। बूम! आकाश में सफ़ेद रोशनी फैल गई और एक बड़ा विस्फोट पूरे अमर संप्रदाय में गूंज उठा। विस्फोट के प्रभाव से अखाड़े का ग्रैंड एरे लगातार टिमटिमाता रहा। फिर भी हर कोई बेफिक्र था, केवल ये जानना चाहता था कि किसका हमला जीत गया। इसके तुरंत बाद सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। सबको हैरानी हुई कि किसी भी विशाल भाले को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अभी अभी जो विस्फोट हुआ वो क्या था? अमर दाव विलक्षण, सभी पराजित। जब वे सोच रहे थे तो अखाड़े में मौजूद ली तियांकी का चेहरा अचानक लाल हो गया। पफट! उसके मुंह से ताज़ा खून की एक फुहार निकली, जो अनगिनत छोटे छोटे लाल बिंदुओं में बदलकर जमीन पर बिखर गई। उसी समय आकाश में चांदी का विशाल भाला गिरने लगा, अंततः टूट गया और अनगिनत चांदी के टुकड़े आकाश से गिरने लगे। हालांकि अन्य 5 रंगों वाला विशाल भाला अभी भी आकाश में एक भयानक कानून आभा बिखेर रहा था। मेरी हार हुई। ली तियांकी ने आकाश में बिल्कुल सही सलामत 5 रंगों वाले विशाल भाले को देखा। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी। उसका अभिमानी हेगमोन भाला कानून के अधीन कितना नाजुक था। बाहर मौजूद सभी लोगों ने भी चांदी के विशाल भाले के गिरने की घटना देखी। दाव बालक बहुत शक्तिशाली है। उसने कानून का उपयोग एक विशाल भाले का अनुकरण करने के लिए किया और इसने ली तियांकी के अविश्वसनीय रूप से कुशल हेगेमोन भाले को चकनाचूर कर दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा, जिससे सभी को पता चल गया कि ये मिंग की कानून शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। अखाड़े में ली तियांकी बिना पीछे देखे अमर संप्रदाय से खाली हाथ चला गया। किसी को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था, न ही वह कहाँ गया। इसके बाद ये मिंग ने अपनी नज़र दूसरे अमर दाव विलक्षणों पर घुमाई। इस बार बिना कुछ कहे एक सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति एक लंबी तलवार लिए अखाड़े में चला आया। ज़ूंग यितेंग, कृपया मुझे बताएं। जुआंग यितेंग ने ये मिंग की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी युद्ध मंशा अपने चरम पर पहुंच गई। जब वह पहली बार आया था तो वह अपनी रैंकिंग पुनः प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब वह केवल ये जानना चाहता था कि ये मिंग के 5 तत्व कानून के तहत उसका अंतिम कदम कितने समय तक चल सकता है। हालांकि परिणाम चाहे जो भी हो, वह भविष्य में कानून का अनुसरण करेगा, उसे समझेगा और उसमें निपुणता हासिल करेगा। चूंकि ये मिंग पहले से ही कानून में महारत हासिल कर सकता था, तो वह, जो एक अमर दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति था, ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? बिना प्रयास किए उसे कैसे पता चलेगा कि वह ये काम कर सकता है? जैसे ही जुआंग यितेंग के विचार दौड़ने लगे, कृपया, ये मिंग ने जवाब में बस अपना हाथ बढ़ाया। जब अखाड़े का स्वरूप ऊपर उठा तो जुआंग यितेंग ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाने वाला पहला व्यक्ति था। लंबी तलवार चमक उठी और अखाड़े के ऊपर एक शानदार तलवार क्यूई दिव्य नदी प्रकट हुई। दिव्य नदी की आभा भव्य और प्रभावशाली थी, जो सीधे ये मिंग की ओर इशारा कर रही थी। इसकी शक्तिशाली आभा लगातार ये मिंग पर दबाव डाल रही थी, लेकिन ये मिंग पहाड़ की तरह स्थिर रहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। जुआंग यितेंग के कदम ने भी सभी को चौंका दिया। तलवार क्यूई दिव्य नदी, यह ज़ूंग यितेंग की हस्ताक्षर चाल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुआंग यितेंग की दिव्य नदी तलवार कला इतने उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाएगी। जुआंग यितेंग क्या कर रहा है? वह शुरू से ही अपनी अंतिम चाल का उपयोग क्यों कर रहा है? वह शायद जानता है कि वह दाव चाइल्ड के कानून को नहीं हरा सकता, इसलिए वह जुआ खेलना चाहता है। ... मंच के नीचे सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये मिंग ने एक भान उठाई, तलवार क्यूई दिव्य नदी पर नजर डाली, फिर ज़ूंग यितेंग की आंखों में तीव्र युद्ध इरादे को देखा। वह समझ गया। ज़ूंग यितेंग बस ये जानना चाहता था कि 5 तत्वों के नियम के तहत उसकी तलवार क्यूई दिव्य नदी कितने समय तक चल सकती है ना? ठीक है, जैसी उसकी इच्छा हो, लेकिन अगर वह घायल हो जाए तो यह उसकी समस्या नहीं है। ये मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के 5 तत्वों का नियम उसके हाथ में प्रकट हुआ। फिर उसने नियम का उपयोग करके एक 5 रंगों वाली लंबी तलवार को गाढ़ा किया और उसे आकाश में फेंक दिया। एक स्विश के साथ आकाश में एक और वैसी ही तलवार क्यूई दिव्य नदी प्रकट हुई। 5 रंगों वाली दिव्य नदी से अलग अलग भयावह आभाएं निकल रही थीं, जो सामने की सफ़ेद दिव्य नदी को सीधे दबा रही थीं। इस समय जुआंग यितेंग का दाहिना हाथ, जिसमें लंबी तलवार थी, लगातार कांप रहा था और उस पर भारी दबाव पड़ रहा था। हालांकि उसकी आंखों में युद्ध की मंशा थोड़ी भी कम नहीं हुई, बल्कि ये और अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कानून के आतंक को महसूस किया था। कानून, यही वह परम शक्ति थी जिसका उन्होंने जीवन भर पीछा किया। कानून के दमन के तहत उनकी उत्कृष्ट दिव्य नदी तलवार कला एक छोटे सांप की तरह थी जो एक सच्चे ड्रैगन का सामना कर रहा था, पूरी तरह से संयमित। एक बार वह कानून में निपुण हो गया तो वह भी इतना शक्तिशाली हो जाएगा।
उस विचार के साथ जुआंग यितेंग ने दबाव सहन किया और अपने हाथ में लंबी तलवार को बलपूर्वक घुमाया। स्वर्गीय नदी का प्रतिप्रवाह। जूंग यितेंग ने एक लंबी चीख मारी और आकाश में तलवार की हुई दिव्य नदी उसकी गति के साथ अन्य 5 रंगों वाली दिव्य नदी की ओर बढ़ने लगी। ये मिंग ने भी अपना हाथ लहराया और 5 रंगों वाली दिव्य नदी तुरंत चली गई, जो अनगिनत तलवार की हुई से बनी सफ़ेद दिव्य नदी से शक्तिशाली रूप से टकरा गई। तलवार की हुई की वे धारियां सीधे कानून की शक्ति के प्रभाव में नष्ट हो गईं। बस एक पल में जूंग यितेंग की तलवार की हुई सेलेस्टियल नदी को पराजित कर दिया गया। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार अंततः दबाव झेल नहीं सकी और टूट गई। उसे खुद भी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। एक झटके के साथ उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वह लड़खड़ा गया। लेकिन वह अपनी चोटों से उबरने के लिए तुरंत नहीं बैठा। इसके बजाय वह अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटता हुआ अमर संप्रदाय से कदम दर कदम बाहर निकल गया। वह एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, वह कानून को समझना चाहता था। जैसे ही जूंग यितेंग ने अखाड़े को छोड़ा, ये संकेत था कि ये मिंग ने एक और अमर दाव प्रोडिजी को हरा दिया था और नीचे की भीड़ एक बार फिर से हंगामा करने लगी। ये मिंग ने समय बर्बाद नहीं किया और फिर से अपनी नज़र अमर दाव प्रोडिजीज की ओर घुमाई जो उसे चुनौती देने आए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक व्यक्ति मैदान में आया। परिणाम स्वतः स्पष्ट था, वह बस आया और एक अंतिम चाल चली, केवल ये मिंग द्वारा थप्पड़ मारने के लिए। उसके पीछे खड़े अन्य लोग असहज थे, न तो आगे बढ़ रहे थे और न ही पीछे हट रहे थे। सभी शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ मैदान के नीचे खड़े थे। ये मिंग बहुत ही भयंकर था। वे उससे लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनके दाव हृदय को नुकसान पहुंचता, लेकिन अगर वे नहीं लड़ते तो उन्हें भगोड़ों की सूची में डाल दिया जाता और सीधे अमर रैंकिंग सूची से बाहर कर दिया जाता। यदि उन्हें अमर रैंकिंग सूची से बाहर कर दिया गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। वे लड़ेंगे। क्षतिग्रस्त दाव हृदय को फिर से गढ़ा जा सकता है, लेकिन वे अमर रैंकिंग सूची से बिल्कुल भी नहीं हट सकते। शेष अमर दाव प्रतिभाशाली योद्धाओं ने अपने दिलों को मजबूत किया और एक एक करके अखाड़े में जाकर खुद को ये मिंग को समर्पित कर दिया। जब किसी और ने अखाड़े पर कदम नहीं रखा और केवल ये मिंग गर्व से उस पर खड़ा था, तो सभी अमर संप्रदाय के शिष्य तुरंत भड़क उठे। आकाश में जयकारे गूंज उठे। युद्ध रथ खींचते हुए 9 सुनहरे सच्चे ड्रैगन फिर प्रकट हुए। ये मिंग ने अखाड़े के नीचे सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फिर सुनहरे युद्ध रथ पर सवार होकर चले गए। उन्होंने अपनी चुनौतियां पूरी कर ली थीं और अब उन्हें यहां रहने की आवश्यकता नहीं थी। ये मिंग के जाने के बाद क्लेशपार स्वर्गीय पूज्य के सभी महान लोग भी चुपचाप चले गए। वे ये मिंग को पुनः पदवी देने वाले थे। अपनी वर्तमान ताकत और प्रतिभा के साथ वह अमर रैंकिंग सूची में 30वें स्थान पर चढ़ने के लिए पर्याप्त था। अमर रैंकिंग सूची में शीर्ष 30 में सभी शारीरिक एकीकरण चरण के प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्होंने कानून में महारत हासिल की थी और प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उनकी नज़र में ये मिंग का दायरा शीर्ष 30 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये मिंग का असली क्षेत्र और ताकत पहले से ही अमर रैंकिंग सूची की परिभाषा को पार कर चुकी थी। अमर रैंकिंग सूची में कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि ये मिंग उसे एक उंगली से हिला सके। ये वर्तमान अमर रैंकिंग सूची केवल हजारों साल पहले स्थापित की गई थी, इसलिए सूची में कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय महायान चरण तक नहीं पहुंचा था। सूची में सबसे शक्तिशाली शीर्ष रैंक लीडर केवल महायान मिड स्टेज था और ये मिंग आसानी से उनमें से 10 को हरा सकता था। आत्मा क्षेत्र अब हर 50,000 साल में एक नई पीढ़ी की स्थापना करता है और अमर रैंकिंग सूची वही रहती है। 5 लाख साल पहले ऐसा नहीं था। दानव लोक के आक्रमण के बाद से पूरे आत्मिक लोक की स्थिति तेजी से बिगड़ती गई और प्रमुख शक्तियों को हर पीढ़ी के बदलाव को तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल आत्मिक क्षेत्र शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान आ रहा है। जैसे ही तूफान अपना रूप दिखाएगा, पूरा आत्मिक क्षेत्र अपने सबसे अंधकार में दौर में पहुंच जाएगा। अभी सब कुछ करने का समय नहीं आया है। ये मिंग को भी यह सब नहीं पता, उसने सिर्फ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं पता। लेकिन ये मिंग को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, वह तो बस सही तरीके से हस्ताक्षर करना चाहता है। स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र हॉल। अमर महल में लौटने के बाद ये मिंग ने 7वीं श्रेणी के कई खजाने निकाले और कठपुतलियों को परिष्कृत करने की तैयारी शुरू की। हालांकि उससे पहले उसे सबसे अच्छे खजानों का इस्तेमाल करके कोल्ड ब्यूटी और बाकी खजानों को उन्नत करना था। इस प्रकार ये मिंग ने दिव्य विचार का एक टुकड़ा जारी किया और एक जादुई सूत्र अमर महल से सीधे शीत सौंदर्य और अन्य के कानों में प्रसारित किया गया। शीत सुंदरी, लेंगमो, एक क्षण के लिए अमर महल में आओ। हाँ, कोल्ड ब्यूटी और लेंगमो ने एक साथ ये मिंग की आवाज़ सुनी और तुरंत मंडप से बाहर आ गए। वे अमर महल में चले गए, ये मिंग के सामने घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक बोले, मालिक, हम अपने आप को तैयार करो। मैं तुम्हारे शरीर और दिव्य आत्माओं को परिष्कृत करने जा रहा हूं, जिससे तुम शिखर रैंक 7 की शक्ति प्राप्त कर सकोगे। ये मिंग ने सिर हिलाया, एक दिशा में उंगली उठाई और उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर खड़े होने का निर्देश दिया। हाँ मास्टर, कोल्ड ब्यूटी और अन्य लोगों ने जवाब दिया।
येमिंग द्वारा बताई गई स्थिति तक चले गए, स्थिर खड़े हो गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वेच्छा से चुप हो गए। येमिंग ने तुरंत उनके शरीर को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया और कोल्ड ब्यूटी तथा अन्य में एक एक करके खजाने को शामिल किया। इसके बाद उन्होंने अद्वितीय कठपुतली कला का उपयोग किया, जिससे ये खजाने पूरी तरह से एकीकृत हो गए। 5 दिन बाद कोल्ड ब्यूटी और उन दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं और गायब होने से पहले उनकी निगाहों के सामने एक हल्की नीली रोशनी चमकी। इस समय उनके बाल काले से हल्के नीले रंग में बदल गए तथा उनके शरीर पर एक हल्के नीले रंग का वस्त्र अचानक प्रकट हो गया। जाग गए, अपने नए शरीर के साथ तालमेल बिठा लो। येमिंग की शांत आवाज बगल से आई। कोल्ड ब्यूटी और अन्य लोग वास्तविकता में वापस आ गए, तुरंत घूम गए, येमिंग के सामने एक घुटने पर झुक गए, उनकी आंखें गहन श्रद्धा से भर गईं और बोले, हमारे शरीर को पुनः स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, आप जा सकते हैं। एक बार जब आप अपने शरीर के अनुकूल हो जाएं, तो अभ्यास करने के लिए कुछ शीर्ष रैंक 7 साधना तकनीकें चुनें। येमिंग ने बिना सिर घुमाए हाथ हिलाया और नए कठपुतली के ब्लूप्रिंट को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा आपका आदेश हो। कोल्ड ब्यूटी और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया और चुपचाप अमर महल से चले गए। इस बीच येमिंग अपना खाका खींचता रहा। इस बार वह मानव आकार की कठपुतली को परिष्कृत नहीं कर रहा था, उसका इरादा 9 पंजों वाली सुनहरे ड्रैगन आकार की कठपुतली को परिष्कृत करने का था। जब से उसने कुछ दिन पहले 9 ड्रैगन स्वर्ण रथ की सवारी की थी, येमिंग ने निर्णय लिया था कि वह स्वयं एक 9 पंजे वाले स्वर्ण ड्रैगन रथ को परिष्कृत करेगा। उन्होंने इसे स्वर्ग को दबाने वाली मुहर पर 9 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन के आधार पर डिजाइन किया। आखिरकार चून की एक तैयार डिजाइन मौजूद था, इसलिए एक नया डिजाइन बनाने की कोशिश में अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले उन्होंने अमर गेट की खेती तकनीक अमर पैलेस में रैंक 9 कठपुतली कला पढ़ी थी। अंदर के अभिलेखों के अनुसार यदि कोई ड्रैगन के आकार की कठपुतली को परिष्कृत करना चाहता है तो उसके पास ड्रैगन रक्त, ड्रैगन हृदय, ड्रैगन तराजू और ड्रैगन आत्मा होनी चाहिए। केवल इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके ही ड्रैगन के आकार की कठपुतली को परिष्कृत किया जा सकता है और केवल तभी इसमें एक सच्चे ड्रैगन के समान निवारक शक्ति होगी। लेकिन येमिंग ने किताब पढ़ने के बाद उसे एक तरफ फेंक दिया। वह बिना किसी सामग्री के ड्रैगन के आकार की कठपुतली को असली ड्रैगन जैसा बना सकता था। उसे बस स्वर्ग को दबाने वाली मुहर पर 9 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन से क्यूई का एक धागा लेने और इसे ड्रैगन के आकार की कठपुतली में डालने की जरूरत थी। इस तरह यह न केवल एक सच्चे ड्रैगन की तरह होगा, बल्कि इसकी आभा भी 9 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन के समान होगी, जिससे ये किसी भी तथाकथित सच्चे ड्रैगन से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। जिस दिव्य आत्मा का वह मार्गदर्शन करना चाहता था, वह अब एक साधक की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शीर्ष श्रेणी 6 बार ड्रैगन दिव्य आत्मा थी। एक बार ड्रैगन भी एक ड्रैगन है। ड्रैगन के शरीर में यदि किसी कीट की दिव्य आत्मा भी प्रवेश कर जाए तो भी वह ड्रैगन ही रहेगा। इस प्रकार येमिंग को ड्रैगन के आकार की कठपुतलियों को परिष्कृत करने में आधा महीना बीत गया। आधे महीने बाद अमर महल के अंदर येमिंग ने पिछले आधे महीने की अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा और बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसके सामने 9 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन थे, जिनमें से प्रत्येक 30 मीटर लंबा था। उनमें से हर एक जीवंत लग रहा था और उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव सभी शिखर रैंक 7 पर थे। अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा करने के बाद येमिंग जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और आत्मा मार्गदर्शक महान विधि का संचालन शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसके द्वारा निर्देशित दिव्य आत्माओं का पद भी बढ़ता गया, लेकिन उसके लिए अभी भी वांछित दिव्य आत्माओं का मार्गदर्शन करना कठिन था। इसके अलावा इस बार उसे 9 पीक रैंक 7 फ्लड ड्रैगन दिव्य आत्माओं का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होगी। हालांकि इससे भी अधिक शानदार 9 पंजे वाले स्वर्ण ड्रैगन रथ के विचार ने तुरंत येमिंग को प्रेरणा से भर दिया और उन्होंने आत्मा मार्गदर्शक महान विधि का संचालन जारी रखा। इसी तरह 2.5 महीने और बीत गए। आज सुबह दाऊजी अमर पर्वत के शिखर पर गुनगुना लिंग र, जो एक छोटी बच्ची में बदल गई थी, आध्यात्मिक द्रव से बने आध्यात्मिक झरने के पास बैठी थी। वह आध्यात्मिक द्रव पीते हुए एक गाना गुनगुना रही थी। उसने अपने स्वामी द्वारा दिया गया सारा पालतू भोजन समाप्त कर दिया था, इसलिए वह अपनी लालसा को शांत करने के लिए केवल मीठे पेय के रूप में आध्यात्मिक तरल पदार्थ ही पी सकती थी। उससे कुछ ही दूरी पर कोल्ड ब्यूटी एप्रन पहने हुए थी और स्पिरिट फिश भून रही थी। इस समय एक बुजुर्ग अमर पर्वत की तलहटी में पहुंचा। लिंग र, जिसके पास येमिंग का टोकन था, को तुरंत एहसास हुआ कि कोई उसके गुरु को ढूंढने आ रहा है। बहन कोल्ड ब्यूटी, एक बूढ़ा आदमी मास्टर को ढूंढ रहा है। तुम मछली भूनती रहो, मैं अभी वापस आता हूँ। लिंग र ने जल्दी से कोल्ड ब्यूटी को बताया, फिर गुलाबी रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया और अमर पर्वत से नीचे की ओर भागा। लिंगर, धीरे करो, कोल्ड ब्यूटी ने अभी अभी याद दिलाया था, लेकिन लिंग एर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोल्ड ब्यूटी ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से हंसी।
लिंग एर अभी भी उतना ही मेहनती था, गुरु द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। इस बीच पहाड़ की तलहटी में सफ़ेद बालों और युवा चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी एक कुंज में बैठा था, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे येमिंग तक पहुंचाए। येमिंग के अमर पर्वत पर साल भर एक भव्य रथ चलता रहता था। जो कोई भी येमिंग को ढूंढना चाहता था उसे पहले से ही अपनी घोषणा करनी पड़ती थी और किसी के अमर पर्वत तक ले जाने का इंतजार करना पड़ता था। जैसे ही बूढ़ा आदमी समय की आधी अगरबत्ती का इंतजार कर रहा था, एक छोटी सी आकृति अचानक आब के बाहर प्रकट हुई। बूढ़े आदमी, तुम मेरे स्वामी को क्यों ढूंढ रहे हो? लिंग राब के पास खड़ा होकर असमंजस के साथ बूढ़े आदमी से पूछ रहा था। आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया और बाहर खड़ी छोटी लड़की की ओर देखने लगा जिसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसने बहुत समय पहले सुना था कि दाव बालिका ने कुछ रूपांतरित आत्मिक पशु पाल रखे हैं। इस छोटी बच्ची से निकलने वाले आध्यात्मिक स्वभाव को देखकर वह सचमुच एक रूपांतरित आत्मिक पशु थी। हालांकि बूढ़े आदमी ने इस बात पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। उसने जल्दी से अपना संयम संभाला और लिंग एर से धीरे से कहा, यह बूढ़ा आदमी 19वें अमर पर्वत का एक बुजुर्ग है, वेई किंग्यांग। मुझे दाव बालक के साथ चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। लिंग एर ने उसे तुरंत नहीं उठाया। वेई किंग्यांग को ध्यान से देखने और यह पुष्टि करने के बाद कि उसके मन में येमिंग के लिए कोई दुर्भावना नहीं है और उसे सचमुच कोई जरूरी काम है, लिंग मुस्कुराई और उसकी ओर सिर हिलाते हुए बोली, ऐसी स्थिति में मेरे पीछे आओ। लेकिन एक बार जब हम अमर महल पहुंच जाएं, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मास्टर इस समय एकांत में हैं। ऐसा कहकर लिंग एर मुड़ा और अमर पर्वत की ओर चल पड़ा। उसके पीछे वेई किंग्यांग भी चल रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वे अमर महल में पहुंच गए। जैसे ही लिंग एर येमिंग को बुलाने वाला था, अमर महल के द्वार खुल गए। येमिंग धीरे धीरे बाहर चला गया। उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। पिछले 2.5 महीनों में उसे एक भी फ्लड ड्रैगन दिव्य आत्मा नहीं मिली थी। वह 9 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन रथ कैसे बना सकता था? मालिक, येमिंग को बाहर आते देख लिंग एर तुरंत उस पर कूद पड़ी और प्रसन्नता से उसकी ओर देखने लगी। लिंग को अपनी बाहों में देखकर येमिंग की भौहें ढीली पड़ गईं और उसकी आंखों में उदासी तुरंत गायब हो गई। ये लिंग एर ही थी, वह उसकी सभी चिंताओं का निवारण कर सकती थी। लिंग एर के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद येमिंग ने उसे नीचे बैठा दिया और उसे अकेले खेलने दिया। फिर उन्होंने वेई किंग्यांग की ओर देखा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, नमस्कार एल्डर वेई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि एल्डर को मुझसे क्या काम है? दाव बालक, क्या तुमने स्वर्गीय मूल पवित्र हॉल के बारे में सुना है? पवित्र मंदिर की ओर बढ़ना। दाव जी, क्या आपने त्यानयुवान पवित्र मंदिर के बारे में सुना है? वेई किंग्यांग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि बदले में एक सवाल पूछा। त्यानयुवान पवित्र मंदिर? क्या ये त्यानयुवान आत्मा क्षेत्र का पवित्र मंदिर नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर कानून की शक्ति से भरा एक विशाल पर्वत है। येमिंग ने उत्तर दिया, हाँ, इस बार मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको पवित्र मंदिर द्वारा चुना गया है और आपके पास पवित्र मंदिर में उस पर्वत पर चढ़ने का अवसर है ताकि आप वहाँ कानून की शक्ति को समझ सकें। वेई किंग्यांग ने सिर हिलाया और फिर अपना उद्देश्य बताया। ये सुनकर येमिंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसने 2.5 महीने से अपने स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे ताज़ा खबरें नहीं मिलीं। वेई किंग्यांग ने देखा कि येमिंग को इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए उसने समझाया, दाव जी, जब आपने उन दर्जन भर अमर दाव प्रतिभाओं को पराजित कर दिया तो प्रमुख ताकतों ने आपको अमर रैंकिंग सूची में 30वां स्थान दिया और त्यानयुवान पवित्र मंदिर ने आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको पहाड़ पर चढ़ने का मौका दिया। 30वां? येमिंग दंग रह गया। उसे 30वां स्थान देना, क्या इससे चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएंगी? और उसका इनाम कहाँ था? वह तो सिर्फ पवित्र मंदिर में पहाड़ चढ़ने का मौका तो नहीं था, है ना? येमिंग ने गहरी भौहें चढ़ाईं। वेई किंग्यांग ने ध्यान नहीं दिया और बोलना जारी रखा, दाव जी, तैयार हो जाओ, हम 2 दिन में पवित्र मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। उस समय 3रे बड़े और 5वें बड़े तुम्हारे साथ होंगे, और हाँ, तुम्हारे साथ 20 अन्य उच्च श्रेणी के अमर दाव प्रतिभाशाली भी होंगे। वेई किंग्यांग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। येमिंग के बोलने के बाद वेई किंग्यांग मुड़ा और अमर पर्वत से नीचे उतरा। वह विशेष रूप से येमिंग को याद दिलाने आया था क्योंकि पवित्र मंदिर के मामले सरल नहीं थे और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एल्डर को विदा करने के बाद येमिंग अमर महल में लौट आया। फिर उसने अपना स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन निकाला, पिछले 2 महीनों की खबरें सुनने का इरादा किया। इसके तुरंत बाद 1 महीने पहले की उनकी एक खबर सामने आई। बड़ी खबर, अमर संप्रदाय दावजी येमिंग ने अकेले अपनी ताकत से 1 दर्जन से अधिक अमर दाव विलक्षणों को हराया और युद्ध की अवधि के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने 5 तत्वों के सम्मेलन कानून के स्वर्ग विरोधी कार्य का प्रदर्शन किया। इस कृत्य के बाद प्रमुख ताकतों ने एक के बाद एक मतदान किया, जिससे येमिंग को अमर रैंकिंग सूची में 30वां स्थान मिला।
ये खबर सुनकर ये मिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने पंचतत्वों का सम्मिलन सिर्फ इसलिए प्रदर्शित किया था क्योंकि वह अमर संप्रदाय में एक आलसी जीवन जीना चाहता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर रैंकिंग सूची में उसकी रैंकिंग 50वें से 30वें स्थान पर पहुंच जाएगी। अब और भी ज्यादा युद्धोन्मादी उसे निशाना बनाएंगे। ये मिंग का चेहरा सख्त हो गया। उसे इन युद्धोन्मादियों से सबसे ज्यादा नफरत थी। इस समय उसके बारे में खबर का एक और टुकड़ा आधे महीने पहले से एक बार फिर स्वर्गीय ध्वनि जेड टोकन से आया था। बड़ी खबर, त्यानयुवान पवित्र मंदिर ने इस वर्ष 20 से अधिक अमर दाव प्रतिभाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया है, जिनमें 10वें स्थान पर और 30वें स्थान पर ये मिंग शामिल हैं। ये अमर दाव प्रतिभाएं एक महीने में पवित्र मंदिर में एकत्रित होंगी। सुनने के बाद कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रेषित नहीं की गई। ये मिंग का चेहरा पहले ही सामान्य हो चुका था। 30वां तो 30वां ही होता है, अगली बार वह अपनी ताकत ज्यादा नहीं दिखाएगा। त्यानयुवान पवित्र मंदिर जाना जरूरी था। हालांकि वहां के कानून की शक्ति उनके कानून को प्रमुख उपलब्धि के स्तर तक नहीं ला सकी, लेकिन यह अन्य नवदीक्षित कानूनों को लघु उपलब्धि तक लाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। ये सिर्फ इतना है कि 9 पंजे वाले स्वर्ण ड्रैगन युद्ध रथ को बाद में पूरा करना होगा और कानून सम्मेलन को भी स्थगित करना होगा। खैर, ये तो बस 3 बातें हैं। वैसे भी अभी बहुत समय है। ये सोचकर ये मिंग अमर महल से ये लिंग र और अन्य लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ा। वे हाल ही में ही आगे बढ़े थे, इसलिए उनके लिए आगे खेती करना उचित नहीं था। उसने उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे दी। यह उल्लेखनीय है कि लिंग र 6ठी रैंक मध्य चरण तक पहुंच गई थी। उसने एक और पूंछ उगाई थी और 2 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी बन गई थी। जब भी ये मिंग के पास समय होता, वह उसकी पूंछ को छूता। वह इतनी मुलायम और चिकनी थी, किसे ये पसंद नहीं आएगी। श्वेत बाघ जियाओबाई भी 7वें रैंक के अंतिम चरण में पहुंच गया था। उसकी दुष्ट क्यूई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जो धीरे धीरे घातक क्यूई में परिवर्तित हो गई थी। जहां तक अन्य याव जानवरों की बात है, वे सभी 5वीं रैंक से 6ठी रैंक शिखर तक आगे बढ़ गए थे। ये सब स्वर्ग को दबाने वाली सील कैवन हेवन के कारण संभव हुआ, जिसने उन्हें अपने रक्त बंधनों को तोड़ने में मदद की और उन्हें अनंत संभावनाएं दी। लिंग एर और जियाओबाई सहित दोनों को भी स्वर्ग दमनकारी मुहर से रक्त रेखा वृद्धि प्राप्त हुई, हालांकि यह कुछ हद तक कम थी। आखिरकार वे दिव्य जानवरों के वंशज थे। रक्त वंश की बेड़ियां तोड़ने में अभी भी बहुत लंबा समय लगेगा। ये मिंग चिंतित नहीं था। जब तक वे आगे बढ़ते रहे, वही काफी था। उन्हें उसकी गति के साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। भविष्य में उसके पास उनके लिए करने के लिए कई तरह के काम होंगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वहां केवल लिंग, एर और कोल्ड ब्यूटी ही थी। जियाओबाई और बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये मिंग ने अपनी दिव्य इंद्रियों को थोड़ा सा मुक्त किया और पाया कि वे मंडप की ओर भाग गए थे, ताकि एकांत में जाकर पुनः साधना कर सकें। ये मिंग ने सोचा और उन्हें न जगाने का फैसला किया। वे सब इसलिए इतनी मेहनत कर रहे थे क्योंकि वे उससे मिलना चाहते थे, ताकि वह उन्हें छोड़ दे। ये सोचते हुए ये मिंग लिंगर की ओर चल पड़ा और उसके साथ ग्रिल्ड फिश खाने लगा। उसने पीने के लिए ज्ञानवर्धक चाय भी निकाली। बस इसी तरह 2 दिन चुपचाप बीत गए। उस दिन सुबह सुबह 2 बुजुर्ग दाऊजी अमर पर्वत पर पहुंचे। ये मिंग ने संक्षेप में अपना सामान पैक किया, लिंग, एर को कुछ निर्देश दिए और फिर अमर पर्वत पर उतर गया। जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी में मंडप पर पहुंचा, दोनों बुजुर्ग तुरंत ये मिंग के पास चले गए। दाऊजी, क्या आप सब तैयार हैं? तीसरे एल्डर हान फेई ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये मिंग से पूछा। उनके बगल में खड़े 5वें एल्डर झाओ ताओ ने भी मुस्कुराकर ये मिंग की ओर सिर हिलाया। नमस्कार, तीसरे बड़े, 5वें बड़े। मैं तैयार हूँ। ये मिंग ने हान फी और अन्य लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, तो चलो अब पवित्र मंदिर के लिए प्रस्थान करें। हान फेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। बोलने के बाद वह और झाओ ताओ एक साथ ये मिंग को विशाल टेलीपोर्टेशन एरे की ओर ले गए। उन्होंने वहां तक जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने की योजना बनाई। 9 गहन आत्मा क्षेत्र और त्यानयुवान आत्मा क्षेत्र के बीच की दूरी काफ़ी अधिक थी, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े टेलीपोर्टेशन एरे के साथ भी टेलीपोर्ट होने में लगभग आधा महीना लग जाता था। पिछली बार त्यानयुआन पवित्र भूमि के लोग पास के एक आत्मा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जिससे उन्हें 3 दिनों के भीतर अमर संप्रदाय में पहुंचकर ये मिंग के दाऊजी समारोह का निरीक्षण करने की अनुमति मिली। इस बीच अमर संप्रदाय के भीतर गहरे नियन जुबान, इस बूढ़ी औरत को दाऊजी का अनुसरण करने दो। नहीं, मेरे पास दाऊजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन हैं। बहस बंद करो, इस बूढ़े आदमी को जाने दो और दाऊजी का रक्षक बनो। ये बूढ़ा आदमी वध के कानून को नियंत्रित करता है। जो भी कुत्ता दाऊजी को छूने की हिम्मत करता है, ये बूढ़ा आदमी सुनिश्चित करेगा कि वे कभी वापस न आएं। तीनों बड़े बुजुर्ग इस बात पर जमकर बहस कर रहे थे कि कौन गुप्त रूप से ये मिंग की रक्षा करेगा। आखिरकार तीसरे बड़े और 5वें बड़े केवल महायान चरण में थे, और कौन जानता था कि कितनी बुरी नीयत वाली आंखें लगातार बाहर से ये मिंग को देख रही थीं।
यदि कोई क्लेश पार करने वाला स्वर्गीय पूज्य गुप्त रूप से पीछा नहीं कर रहा होता तो यह अनुमान लगाया जाता था कि दानव क्षेत्र के अनुचर आधे रास्ते में ये मिंग पर हमला कर देते। ये विपत्तियां हमेशा से आत्मिक क्षेत्र में छिपी हुई थीं और कोई नहीं जानता था कि उनकी संख्या कितनी है। ये घृणित प्राणी थे जिन्हें सभी प्रमुख शक्तियां अमर कलाकृतियों से बलपूर्वक समाप्त करना चाहती थीं। दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ छिपे हुए थे। वे उनके ठीक बगल में हो सकते थे या शायद किसी बड़ी ताकत के नेता भी हो सकते थे। वैसे भी जैसे ही कोई प्रकट होता उसे बिना कोई दया दिखाए सीधे नष्ट कर दिया जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन थे, यहाँ तक कि एक निश्चित पवित्र भूमि के पवित्र भगवान भी। एक बार जब उन्हें दानव क्षेत्र का गुलाम पाया गया तो उन्हें सभी प्रमुख ताकतों से विनाशकारी प्रहारों का सामना करना पड़ा और संपूर्ण पवित्र भूमि को शुद्ध कर दिया गया। एक भी जीवित प्राणी को नहीं बख्शा जाएगा, यहाँ तक कि एक कुत्ते, एक मुर्गे या एक केचुए को भी नहीं। उन्हें किसी भी चीज़ से पहले 18 बार नष्ट कर दिया जाएगा। त्यानयुवान पवित्र शहर। चूंकि दानव बीज अनगिनत प्रजातियों पर कब्जा कर सकते हैं और एक दूसरे को खाकर ताकतवर बन सकते हैं, इस भयानक प्रतिभा ने पूरे आत्मिक क्षेत्र को भारी सिरदर्द दे दिया है। उन्हें पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता और न ही उन्हें हराया जा सकता है। हाँ, दानव क्षेत्र के आक्रमण के बाद से आत्मिक क्षेत्र नुकसान में है, एक ऐसी स्थिति जो 50,000 वर्षों से चली आ रही है। कई पुराने राक्षसों ने आत्मिक क्षेत्र को अपने शिखर से इस वर्तमान अंधकार युग में गिरते देखा है। उनके कई पुराने दोस्त जिन्हें वे कभी जानते थे अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके पास भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ पुराने राक्षसों ने खुद को जमीन में दफना लिया, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ने का इरादा रखते हुए, स्पष्ट रूप से आत्मा क्षेत्र के पतन का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। अन्य पुराने राक्षस एकांत साधना में लगे हुए हैं, इस पीढ़ी के अद्वितीय विशेषज्ञ के उदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा उसके साथ मिलकर दानव क्षेत्र से लड़ने और अंतिम समाधान लाने की तैयारी कर रहे हैं। संक्षेप में, आत्मा क्षेत्र के लिए समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलो लॉटरी निकालते हैं। जो भी लॉटरी निकालेगा वह कुछ समय के लिए दाव बच्चे के दाव रक्षक के रूप में काम करेगा। नियान जुवान ने यह देखकर कि विवाद का कोई हल नहीं निकल रहा है, एक बांस की नली निकाली और लॉटरी के माध्यम से निर्णय लेने की तैयारी की। मुझे लगता है कि यह काम करेगा, चलो इसे इस तरह करते हैं। ज़ूरॉ और मोजुवान ने एक दूसरे को देखा, ये जानते हुए कि बहस जारी रखने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाकर लॉटरी निकालने का निर्णय लिया। हम ड्रॉ। नियान जुवान ने अपना हाथ हिलाया और बांस की नली तेजी से घूमने लगी, जिससे उसके अंदर की बांस की पर्चियां आपस में मिल गईं। एक क्षण बाद उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और 3 बांस की पर्चियां उड़कर क्रमशः उन तीनों के हाथों में आ गिरीं। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियान जुवान ने धोखा नहीं दिया। उसने अपनी शक्ति को क्यूई शोधन चरण तक सीमित कर दिया और उसकी दिव्य भावना भी सील कर दी गई। अन्य दो ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही परिणाम सामने आ गया। हा, मैं भाग्यशाली विजेता हूँ, मैं जाऊंगा। मोशुवान ने हाथ में बांस की पर्ची उठाई जिस पर दाव रक्षक लिखा था। इस समय वह किसी पुरस्कार जीतने वाले बच्चे की तरह खुश था। जोर से हंसते हुए उसने अपनी पूरी साधना शुरू कर दी, तुरंत उस स्थान से गायब हो गया और गुप्त रूप से ये मिंग के दाव की रक्षा करने चला गया। बाकी दोनों ने बेबसी से सिर हिलाया और आह भरी। मोशुवान, जिसकी किस्मत अक्सर खराब रहती थी, आज अचानक भाग्यशाली हो गया और उसे दाव रक्षक पर्ची मिल गई। वे दाव बालक के दाव रक्षक भी बनना चाहते थे। आखिरकार दाव बालक अमर संप्रदाय का भावी अमर स्वामी था। उसकी रक्षा करना पूरे अमर संप्रदाय की रक्षा करने के बराबर था, जो कर्म का एक बड़ा स्रोत था। जहां तक 9 स्वर्गों की गहन युवती का सवाल है, अगर वह लौटती है तो उसे पद त्यागना होगा और पर्दे के पीछे जाना होगा। आखिरकार उसने 1 लाख साल तक अमर प्रभु के रूप में सेवा की है, जो कि काफी कठिन काम है। जब वह समय आए तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए और कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए। अगर उसे कोई साथी नहीं चाहिए तो वह नश्वर संसार में घूमकर आराम कर सकती है। दोनों महान बुजुर्ग चुपचाप क्षितिज की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में अमर संप्रदाय के उत्तराधिकारी की योजना पहले से ही बनी हुई थी। दूसरी ओर ये मिंग को यह नहीं पता था कि 3 महान बुजुर्गों ने उसे अमर भगवान के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था। इस समय वह और 2 एल्डर अमर संप्रदाय के सुपर लार्ज टेलीपोर्टेशन एरे के सामने पहुंचे। ये टेलीपोर्टेशन एरे एक पत्थर के मंच पर बनाया गया था और इसके चारों ओर 5 बड़े पत्थर के स्तंभों पर 5 महायान मध्य चरण एरे रक्षक बुजुर्ग तैनात थे। जब ये मिंग और दोनों एल्डर पास आए तो व्यू रक्षक एल्डर ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन निकाले और टेलीपोर्टेशन व्यू रक्षक को सक्रिय करने की तैयारी की। ये देखकर ये मिंग और दोनों एल्डर्स ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत टेलीपोर्टेशन एरे पर खुद को तैनात कर लिया। कुछ ही देर बाद टेलीपोर्टेशन एरे अचानक चमक उठा और उन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही रोशनी गायब होने वाली थी, एक आकृति चमकी और समय रहते रोशनी में आ गई। ये मिंग को छोड़कर किसी ने भी उस आकृति पर ध्यान नहीं दिया।
जब से ये मिंग टेलीपोर्टेशन एरे के पास गया था, उसने देखा था कि कोई उन पर जासूसी कर रहा है। शुरू में उसने सोचा था कि कुछ दुष्ट प्राणी अमर संप्रदाय में प्रवेश कर गए हैं। अंततः उसे एहसास हुआ कि यह तो ग्रैंड एल्डर मो जुवान था। ये मिंग ने कोई उपद्रव नहीं किया। वह जानता था कि मो जुवान गुप्त रूप से उसके दाव की रक्षा कर रहा था। टेलीपोर्टेशन के आखिरी पल में उसे ये भी पता चल गया था कि मो जुवान पहले से ही उनके साथ है। दाव रक्षक के रूप में इतने शक्तिशाली क्लेश पार करने वाले स्वर्गीय पूज्य के होने से उसे बहुत सुरक्षा महसूस हुई। आधे महीने के बाद घटनाहीन रूप से पारित त्यानयुवान आत्मा डोमेन, त्यानयुवान पवित्र शहर। आज ये शहर असाधारण रूप से जीवंत था। अनगिनत आकाश को ढंकने वाले युद्धपोत और शक्तिशाली उड़ते याव जानवर पवित्र शहर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। पवित्र शहर के निवासी एक के बाद एक शहर में प्रवेश करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए बाहर आए। फैंग लियांग, अमर रैंकिंग सूची में 27वें स्थान पर, पवित्र शहर में आपका स्वागत है। जैसे ही समूह पवित्र नगर द्वार पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि हजारों शारीरिक एकीकरण शिखर साधक दोनों ओर से निकलकर जोर जोर से उनका स्वागत कर रहे हैं। अग्रणी युवक ने ऐसे भव्य दृश्य पहले भी देखे थे। उसने बस साधक की ओर उदासीनता से सिर हिलाया और अपने लोगों को पवित्र नगरी में ले गया। थोड़ी देर बाद क्षितिज से एक और विशाल उड़ता हुआ याव जानवर प्रकट हुआ, जो पलक झपकते ही पवित्र शहर के ऊपर पहुंच गया। याव जानवर की पीठ पर एक भव्य मंडप था। गंतव्य पर पहुंचने पर कई आकृतियां याव जानवर की पीठ पर मंडप से नीचे उड़ाईं। वांग पेंग, अमर रैंकिंग सूची में 10वें स्थान पर, पवित्र शहर में आपका स्वागत है। उन चंद लोगों ने भव्य स्वागत का भरपूर आनंद लिया। कुछ देर रुकने के बाद वे धीरे धीरे पवित्र नगरी में प्रवेश कर गए। इसके बाद एक दर्जन से अधिक अमर दाव विलक्षण एक के बाद एक प्रकट हुए, जब तक कि क्षितिज पर शाम नहीं छा गई। पवित्र शहर में अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुईं। ये मिंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ीं और फिर उसने आंखें खोलीं। उसकी नज़र सबसे पहले एक अतुलनीय भव्य महान शहर पर पड़ी। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और देखा कि दर्जनों आकाश को ढंकने वाले याव जानवर उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। साथ ही विशाल युद्धपोत लगातार महान शहर के भीतर ऊपर और नीचे आ रहे थे। चलो दाव बालक, हम पहले पवित्र शहर में रात बिताएंगे। कल कोई तुम्हें ढूंढने आएगा। हान फेई ने भी अपनी आंखें खोलीं। आसपास का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद उसने ये मिंग से बात की। आवाज सुनकर ये मिंग को होश आया और वह दोनों बुजुर्गों के पीछे पवित्र शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। उन्होंने देखा कि हजारों लोग गेट के दोनों ओर कतार में खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये मिंग गेट के पास पहुंचे, सभी लोगों ने एक साथ झुककर उन्हें सलामी दी। 1000 लोगों ने एक स्वर में ये मिंग का स्वागत करते हुए कहा, ये मिंग, अमर रैंकिंग सूची में 30वें स्थान पर, पवित्र शहर में आपका स्वागत है। ये तेज आवाज पूरे पवित्र शहर में गूंज उठी। जैसे ही बहुत से लोगों ने आवाज सुनी, उन्हें पता चल गया कि एक और अमर दाव प्रोडिजी पवित्र शहर में आ गया है। ये मिंग, क्या वह डार्क हॉर्स नहीं है? वह केवल आधे महीने में गुमनामी से अमर रैंकिंग सूची में 30वें स्थान पर पहुंच गया। तस्क, मैं उसे आत्मा क्षेत्र में सबसे मजबूत डार्क हॉर्स कहूंगा। मैं उसके साथ उचित मुकाबला करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ... कई अमर दाव प्रतिभाएं एकत्रित हुईं। ये सुनकर कि नवागंतुक ये मिंग है, उनकी आंखों में तुरंत दिलचस्पी जाग उठी और वे ये मिंग की उपलब्धियों पर चर्चा करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं। वे अभी ये मिंग के तरीकों को देखने के लिए उत्सुक थे। दुर्भाग्य से ये पवित्र नगर है, इसलिए युद्ध निषिद्ध है। वे पवित्र महल की यात्रा पूरी होने और पवित्र नगर से बाहर निकलने के बाद ही युद्ध में शामिल हो सकते हैं। किसी ने पवित्र शहर छोड़ने के बाद ये मिंग के खिलाफ युद्ध की घोषणा जारी करने की योजना बनाई थी। ये मिंग को इस सब की कोई खबर नहीं थी। गेट से अंदर आते ही उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दे रही थी। स्पष्टतः उन लोगों के स्वागत से ये मिंग को एक महान व्यक्ति होने का संतोष प्राप्त हुआ। पवित्र शहर में प्रवेश करने के बाद पवित्र महल की ओर जाने वाली एक सफ़ेद सड़क ये मिंग और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुई। ये मिंग ने चौड़ी सिटी रोड को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। शुद्ध सफ़ेद ज़मीन बेदाग थी। यह अनगिनत उच्च श्रेणी के ज़ैड पत्थरों से बनी सड़क थी। चुनौती को अस्वीकार करना। कौन जानता है कि इतने लंबे ज़ैड शहर दाव को बनाने के लिए कितने टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया गया होगा। दोनों ओर की इमारतें भी अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं और देखने में सुंदर थीं। ये मिंग एक नज़र में बता सकता था कि ये सभी घर उच्च श्रेणी की सामग्री से बने थे। शहर में हर घर के दरवाजे खुले थे और प्रवेश द्वार पर कई तरह के खाद्य पदार्थ प्रदर्शित थे। जो नहीं जानता वह सोच सकता है कि वे कोई पैतृक पूजा कर रहे हैं। तीनों आदरणीय महोदय, कृपया मेरे परिवार के व्यंजनों का स्वाद चखें। ये व्यंजन 7वें दर्जे के पीक्याओ जानवर के मांस से बनाया गया है और इसके अलावा ये भी है। एक महिला अपने कमरे से बाहर आई। ये मिंग और अन्य लोगों के पास गई और उन्हें अपने घर का बना खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। ये मिंग ने चुपके से देखा। वह खा तो सकता था, लेकिन ऐसे मौके पर न खाना ही बेहतर था।
उसके पास अभी भी लिटिल वाइट और उसके सिस्टम स्पेस के बाकी लोगों द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट खाना था। तुरंत ही ये मिंग ने महिला के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और एल्ड हान फेई और अन्य लोगों के साथ पहले एक सराय खोजने के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वे कुछ दूर जाते, पवित्र हॉल से एक बुजुर्ग उनसे मिलने आया। मैं पवित्र हॉल का 10वां एल्डर लू कुन हूँ। आपके लिए आवास तैयार कर दिया गया है। मेरे पीछे आइए, लू कुन ने भावशून्यता से कहा। इसके बाद वह मुड़ा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ये मिंग और दोनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। दोनों एल्डर्स ने सिर हिलाया। उन्हें भी नहीं पता था कि इस बार सेक्रेड हॉल ने उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी है। हालांकि उन तीनों ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी से लू कुन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके साथ एक महल में पहुंच गए। महल के सामने कई अमरदाव प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हुए थे जो किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक ये मिंग नहीं आ गया तब तक कई लोगों की निगाहें उसकी ओर नहीं उठीं। आप ये मिंग हैं, अमर रैंकिंग सूची में 30वें स्थान पर हैं। उनमें से एक आदमी ने ये मिंग को पैनी निगाहों से घूरते हुए पूछा। उसके अंदर से तुरंत एक मजबूत युद्ध का इरादा उभर आया। यदि यहाँ लड़ाई की अनुमति दी गई तो ये मिंग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह तुरंत उसे चुनौती देने के लिए दौड़ पड़ेगा। अन्य 3 अमरदाव प्रतिभाशाली लोगों ने भी ये मिंग को उत्सुकता से देखा और एक पूर्ण आकृति वाली 3 पूंछ वाली लोमड़ी युवती ने भी ये मिंग पर एक बाण उठाए। ये मिंग की अभिव्यक्ति सामान्य अविचल रही। उसकी निगाहें केवल एक पल के लिए 3 अमरदाव प्रतिभाओं पर टिकी रहीं। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा जो उसे चुनौती देना चाहता था और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यह मैं हूँ। ये सच में तुम हो। अब से 5 महीने बाद जाने की जल्दी मत करो, चलो लड़ाई करते हैं। उस आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने बहुत जोरदार लहजे में ये मिंग से बात की। इस समय उस आदमी की उपस्थिति ने ये मिंग को ऐसा एहसास कराया जैसे उसने अपने प्रिय शिकार को देख लिया हो। ये मिंग की भौहें हल्के से तन गईं और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। सिर्फ दूसरे के कहने पर वह क्यों लड़ेगा? अन्य 3 प्रतिभाशाली लोग इन दोनों के बीच लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर देखने लायक शो होगा। लेकिन अगले ही पल ये मिंग ने अपने हाथ फैलाए और अजीब भाव से पूछा, मैं तुमसे क्यों लड़ूं? जैसे ही ये मिंग के शब्द निकले, अखाड़े की हवा तुरंत जम गई। ये मिंग की बातें सुनकर उस आदमी का उत्तेजित चेहरा भी तुरंत जम गया। बाकी 3 प्रतिभाशाली लोग भी हक्के बक्के रह गए। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, तो इस ये मिंग को क्या हो गया? क्या वो रैंकिंग में ऊपर नहीं चढ़ना चाहता था? आदमी ने गहरी सांस ली और जल्दी से खुद को संभाला। लड़ने की इच्छा न होने का मतलब बस यही था कि कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा था तो वह कुछ और जरूर कहेगा। ये सोचते हुए उसने एक अल्ट्रा ग्रेड स्पेस रिंग निकाली। ये मिंग की ओर मुस्कुराया और कहा, हे, ये कैसा रहेगा? मैं एक और चिप डाल दूंगा। मुझसे लड़ो। अगर तुम जीत गए तो ये 1000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन तुम्हारे होंगे। अगर तुम हार गए तो मुझे बस कुछ रैंडम दे दो, कैसा रहेगा? ये मिंग ने हल्की सी आह भरी। वह सचमुच लड़ना नहीं चाहता था। उसके सामने खड़ा आदमी यांग चेन था जो अमर रैंकिंग सूची में 25वें नंबर पर था। उसे हराने का मतलब होगा कि उसकी रैंकिंग फिर से बढ़ जाएगी। जहां तक जानबूझकर उनसे हारने की बात है, क्षमा करें, हार मानना शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। नहीं, वे हारना चाहते थे। छोड़ो भी, वो तो सीधे मना कर देगा। वैसे भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और अगर उसने बकबक जारी रखी तो वो उसे पहले ही मौत के मुंह में धकेल देंगे। अपना मन बनाकर ये मिंग ने यांग चेन की ओर सिर हिलाया। माफ करना, मेरे पास स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है और मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मुझे ढूंढने मत आना। बोलने के बाद ये मिंग ने चारों विलक्षण व्यक्तियों की उपेक्षा की और सीधे लू कुन के पीछे महल में चला गया। यांग चेन को उदास और अनिश्चित भाव से वहीं खड़ा छोड़ दिया। भाई यांग चेन, उसने मना कर दिया। क्या हमें उसका पर्दाफाश करना चाहिए? एक अमर दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 29वें स्थान पर था यांग चेन के पास आया और धीरे से पूछा। अन्य 2 ने भी यांग चेन की ओर देखा। छोड़ो भी, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। तुम दोनों को भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, समझे? यांग चेन जल्दी से संभला और उन तीनों से गंभीरता से कहा, हम कुछ नहीं कहेंगे। भाई यांग चेन, चलो टहलने चलें। यांग चेन के गंभीर भाव देखकर तीनों अमरदाव प्रतिभाशाली लोगों ने तुरंत सिर हिलाकर इशारा किया कि वे समझ गए हैं। 3 पूंछ वाली लोमड़ी युवती ने सक्रियता से टहलने का सुझाव दिया। चल दर। यांग चेन ने सिर हिलाया और उनके साथ पवित्र शहर का पता लगाने चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने महल की ओर देखा। ये मिंग, देर सवेर तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तुम बच नहीं सकते। ... महल के अंदर ये मिंग और दोनों बुजुर्गों को एक अतिथि कक्ष में ले जाया गया। लू कुन उन्हें उनके आवास तक पहुंचाने के बाद बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अतिथि कक्ष में ये मिंग ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठने के लिए एक स्थान चुना। कल वह कानून की शक्ति से भरे उस महान पर्वत पर जाएगा। दोनों बुजुर्गों ने ये मिंग को परेशान नहीं किया। वे गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। एक दिन बाद डोंग
पूरे पवित्र शहर में एक भव्य घंटी की ध्वनि गूंज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर ये मिंग महल से बाहर चला गया और दोनों बुजुर्ग उसके पीछे पवित्र हॉल की ओर चले गए। अन्य अमर दाव प्रतिभावान भी पवित्र हॉल की ओर बढ़े। आज शहर का दाव लोगों से गुलजार नहीं था, केवल वे इस विस्तृत शहर दाव के साथ साथ चल रहे थे। 1/4 घंटे तक चलने के बाद वे एक भव्य पवित्र हॉल के सामने पहुंचे। पवित्र हॉल के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल मानवाकार मूर्तियां थीं जिनके चेहरे स्पष्ट थे तथा उनमें रहस्य और एक अकथनीय निवारक शक्ति भरी हुई थी। इस समय पवित्र हॉल का मुख्य द्वार स्वचालित रूप से दोनों तरफ खुल गया और एक प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से बाहर आया। मैं पवित्र हॉल का ग्रैंड एल्डर हूँ। जो लोग अमर दाव प्रोडिजी हैं वे मेरे पीछे पवित्र हॉल में आएं। बाकी जो असंबंधित हैं वे अपने अतिथि कक्षों में वापस जाएं और प्रतीक्षा करें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक कहा। उसकी आंखों से निकलने वाली भयावह शक्ति ने उपस्थित सभी अमर दाव प्रतिभाशाली लोगों को पीला कर दिया। ये मिंग ने चुपके से देखा कि बाकी सभी लोग बहुत दबाव में दिख रहे थे, इसलिए उसने अनिच्छा से नाटक किया। इसके बाद ये मिंग और अन्य अमर दाव प्रतिभाशाली लोग पवित्र हॉल के ग्रैंड एल्डर के पीछे पवित्र हॉल में चले गए और अन्य लोग जो अपने अपने चमत्कारों के साथ आए थे वे सभी प्रतीक्षा करने के लिए महल में लौट आए, जिनमें हानफेई और उसका साथी भी शामिल थे। पवित्र हॉल में प्रवेश करने के बाद ग्रैंड एल्डर उन्हें और भीतर ले गए और अंततः समूह एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। भूमिगत कक्ष के किनारे पर एक गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। केवल 10 झांक चौड़ा ये भंवर एक समृद्ध विधि शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था। ये मिंग मन ही मन आश्चर्यचकित था। कानून की शक्ति का वह पर्वत वास्तव में यहीं अंदर था। अंदर जाओ। इन कानून शक्तियों को समझने के लिए तुम्हारे पास 5 महीने हैं। तुम कितना समझोगे ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। पहाड़ की चोटी पर रहस्यमय कानून। अंदर जाओ। तुम्हारे पास इन नियमों को समझने के लिए 5 महीने हैं। तुम कितना समझते हो ये तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और 10 झांक भंवर तेजी से घूमने लगा। ये मिंग और अन्य लोग तुरंत अंदर चले गए। जब वे सभी अंदर गए, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पालथी मारकर बैठ गया और ये मिंग तथा अन्य लोगों को बाहर ले जाने के लिए समय का इंतजार करने लगा। गुप्त क्षेत्र के अंदर जैसे ही ये मिंग ने अपनी आंखें खोली, उसने दूर एक विशाल पर्वत शिखर देखा। पर्वत विशाल था और अनगिनत शक्तिशाली नियम विभिन्न घटनाओं में परिवर्तित होकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। बगल की ओर देखते हुए 20 अमर दाव प्रतिभाशाली लोगों ने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं। ये मिंग ने सबको नज़रअंदाज कर दिया। उसका चेहरा चमक उठा और वह वहां से गायब हो गया। हालांकि उसके जाने के कुछ देर बाद ही ये मिंग की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे लगा कि कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा है। यांग चेन, ऐसा तो नहीं लगा। ये मिंग ने इसे थोड़ा पहचाना और पाया कि यह अमर रैंकिंग सूची में एक और प्रोडिजी था, जी यान, जो 23वें स्थान पर था। यह महिला उसका पीछा क्यों कर रही थी? ये मिंग को कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वह किसी से उलझना भी नहीं चाहता था। उसने अपने पैरों के नीचे हल्का सा बल लगाया और एक फुसफुसाहट के साथ केवल एक छवि ही शेष रह गई, जबकि अमर मास्टर बिना किसी निशान के गायब हो गया। आधी सांस के बाद एक बैंगनी आकृति ये मिंग की अभी तक लुप्त नहीं हुई छवि के सामने आ पहुंची। गया। जी यान की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसने अपनी आभा इतनी स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी थी, तो ये मिंग रुक क्यों नहीं रही थी? ये वैसा ही था जैसा कि पुराने पूर्वज ने कहा था। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अथाह था, लेकिन फिर उसे बस उसे समझने की कोशिश करनी थी। आखिरकार ये मिंग भविष्य के संदिग्ध अद्वितीय शक्तियों में से एक था। जी यान के कोमल गुलाबी होंठ एक सुंदर चाप में मुड़ गए। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी और वह चुपचाप उस जगह से गायब हो गई। वह अब ये मिंग को पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन उस विशाल पर्वत पर वह बच नहीं पाएगा। ... आधे दिन बाद ये मिंग इस महान पर्वत पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। विशाल लौ पर्वत को देखकर ये मिंग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महायान के अंतिम चरण में अपनी दिव्य इंद्रिय से अभी अभी यह पता लगाया था कि पर्वत शिखर पर एक ऐसा लौ है जो पंचतत्व लौ से कमजोर नहीं है। वह नियम अलौकिक था और उसका वास्तविक रूप देखा नहीं जा सकता था, जिससे ये पता लगाना असंभव था कि वह कौन सा नियम था, लेकिन उसमें निहित भयानक नियम शक्ति 5 तत्वों के नियम के बराबर थी। क्या यह अंतरिक्ष नियम हो सकता है या शून्य नियम? ये मिंग ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पहाड़ की चोटी की ओर उड़ चला। चाहे वह कोई भी कानून हो, क्या उसे जाकर पता नहीं चलेगा? ... ये मिंग अभी आधी दूरी ही उड़ पाया था कि अचानक उसने अपने शरीर पर दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया और उसकी उड़ान की गति अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई। उसने नीचे देखा और देखा कि अनगिनत लॉस उसकी ओर दौड़ रहे हैं और पारदर्शी जंजीरों में तब्दील होकर उसे उलझा रहे हैं। वह जितना ऊपर उड़ता उतनी ही अधिक जंजीरें वहां होती। क्या कानून की शक्ति मुझे बेड़ियों में जकड़ने की हिम्मत कर सकती है? मेरे लिए सुधार करो। ये मिंग ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में 7 रंगों वाली रोशनी चमक उठी और उसके हाथों पर यिन यांग पंचतत्व कानून प्रकट हो गया।
ये मिंग ने अपने शरीर पर लगी सभी पारदर्शी जंजीरों को फाड़ डाला और तुरंत उन सभी को परिष्कृत करके अपना बना लिया। हालांकि यह महान पर्वत व्यवस्थाओं से भरा हुआ था, व्यवस्था की वह शक्ति जिसने उसे अभी अभी जकड़ा था और जिसे उसके द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था, वह उसका मात्र एक अरबवां भाग थी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ की चोटी पर स्थित रहस्यमय कानून को जानने के लिए उसे शिखर तक पहुंचने का अपना रास्ता सुधारना होगा। लेकिन ये भी उसके लिए कारगर रहा, क्योंकि वह न केवल कानून की शक्ति को परिष्कृत कर सका और कानून पर अपना नियंत्रण बढ़ा सका, वह उस रहस्यमय कानून का साक्षी भी बन सकता था और उसे उस पर महारत हासिल करने का मौका भी मिल सकता था। क्या यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना नहीं है? ये सोचते हुए ये मिंग के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। इसके बाद उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और पुनः पर्वत शिखर की ओर उड़ चला। जैसे ही वह थोड़ी दूर उड़ा, अनगिनत पारदर्शी जंजीरें प्रकट हो गईं, जो सीधे उसके चारों ओर लिपट गईं और उसे ऊपर चढ़ने से रोक दिया। ये मिंग विचलित रहा, उसका चेहरा शांत था और वह अपने हाथों से जंजीरों को तोड़ते हुए उड़ता रहा। फिर एक विचार के साथ उसके हाथों पर यिन यांग 5 तत्व कानून घूमने लगे, सीधे सभी जंजीरों को कुचल दिया, उन्हें उसके शरीर के भीतर दर्जनों कानूनों के लिए उर्वरक में बदल दिया। एक ही समय पर पहाड़ की तलहटी में दूसरा व्यक्ति जो पहुंचा, वह जी यान थी। वह जल्दी से ऊपर नहीं गई, बल्कि वहीं पालथी मारकर बैठ गई, किसी अनजान चीज का इंतजार करती रही। उनके पीछे पीछे कई अन्य अमर दाव प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक वहां पहुंचे। जी यान को किसी का इंतजार करते देख उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हालांकि वे किसी बात से सावधान लग रहे थे, न तो जी यान से सवाल करने की हिम्मत कर रहे थे, न ही नाटक को देखने के लिए रुकने को तैयार थे। इस युवा कुमारी के मामलों में कौन ताक झांक करने की हिम्मत करेगा? अगर उसके घरवालों को पता चल गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। यहाँ तक कि अमर रैंकिंग सूची में 10वें स्थान पर रहे वान पेंग भी उत्सुकतावश पीछे नहीं रहे, बल्कि कानून की शक्ति को निखारने के लिए बिना पीछे देखे महान पर्वत पर चढ़ गए। कुछ और धूपबत्ती जलाने के बाद एक सफ़ेद वस्त्रधारी आदमी पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। जब उसने जी यान को पास ही देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह निडर होकर उसकी ओर चल पड़ा। जी यान, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने जी यान से कोमल स्वर में पूछा। यह आवाज़ सुनकर जी यान का मूड अचानक कुछ अधीर हो गया। ये फिर से वही घमंडी आदमी है। उसने अपनी आंखें खोलीं, उसकी बैंगनी पुतलियां झुंझलाहट के साथ सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी को देख रही थीं और बोली, झूबो, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है कि यह युवा मिस किसका इंतजार कर रही है? अप्रत्याशित रूप से ये सुनने के बाद झूबो ने न केवल खुद को संयमित किया, उसने अपनी छाती पकड़ने का नाटक भी किया। जी यान की ओर दुखी भाव से इशारा करते हुए कहा, जी यान, क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारे दादाजी, चले जाओ, उस बात का जिक्र दोबारा मत करना। वो तो बस पुरानी पीढ़ी का लिखा हुआ एक बेकार कागज़ था। ये इस यंग मिस की आज़ादी है कि मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ। दादा शब्द सुनकर और झूबो के व्यवहार को देखकर जी यान ने अंततः अपना आपा खो दिया, झूबो को डांटा और अपना दृढ़ रवैया व्यक्त किया। झूबो की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, उनकी आंखों में उदासी छा गई। लेकिन फिर वह हंसा और बोला, जी यान, तुम्हें पता होना चाहिए कि परिवार हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। जब तक हमारे दोनों परिवार, हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, भागो। जी यान की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। स्वार्थ फिर से पारिवारिक स्वार्थों का इस्तेमाल करके उसे बांध रहे थे। उसे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। जी यान के नाजुक शरीर से एक शक्तिशाली कानून शक्ति फूट पड़ी। एक पल में घने बर्फ के फूल 10 ली के दायरे में गिर गए और एक ठंडी हत्या का इरादा सीधे झूबो की ओर बढ़ गया। अचानक हत्या का इरादा देखकर झूबो की आंखें घबरा गईं। वह तुरंत अपनी जगह से छलांग लगाकर 10 ली की सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया और फिर रुक गया। ये कृतघ्न महिला हम्फ। झूबो का पहले जैसा सुंदर चेहरा अब बेहद उदास लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि जियान को जीतना दूसरी साधिकाओं से भी ज्यादा मुश्किल होगा। उसने 10 साल से भी ज्यादा समय तक उसका पीछा किया था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। यदि वह शारीरिक रूप से इतनी मजबूत न होती तो उसे यह कष्ट क्यों सहना पड़ता? बस इंतजार करो, जब वह समय आएगा तो उसे हजारों सालों तक उसके साथ खूब खिलवाड़ करना होगा। झूबो ने भयावह रूप से सोचा, फिर उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई और वह महान पर्वत की ओर एक अलग दिशा में चला गया। अब उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक भड़क उठे और किसी को मार डाले। ये जानना जरूरी है कि जब से उसे यह शारीरिक बनावट मिली है, उसके परिवार ने उसे कई जीवन रक्षक वस्तुएं दी हैं। वान पेंग, इनमें से कोई भी वस्तु अगर बाहर निकाली जाए तो चरम शारीरिक एकीकरण साधक को तुरंत मार सकती है। वह भी शारीरिक एकीकरण के मध्य चरण में है, इसलिए उसे उकसाना बेहतर नहीं है। ... झूबो को दूर करने के बाद जियान ने उसके चारों ओर के कानून को हटा लिया और ये मिंग के प्रकट होने की प्रतीक्षा जारी रखी। लेकिन पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला।
बाकी अमर दाव प्रतिभाशाली लोग बहुत पहले ही आ चुके थे। जियान को पता था कि उसने व्यर्थ इंतजार किया था, इसलिए वह ये मिंग को खोजने के लिए पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन वह अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए। क्या वह शिखर पर जा सकता था? नामुमकिन। आज तक कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि अमर रैंकिंग सूची में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कभी 2/3 ऊंचाई तक ही पहुंच पाया है। ये मिंग का जिक्र ही न करें, जिसका क्षेत्र केवल अंतिम चरण शून्य शोधन है। भले ही वह पंचतत्व नियम को नियंत्रित करे, वह केवल 1/3 ऊंचाई तक ही पहुंच पाएगा। जियान पहाड़ के आधे रास्ते पर खड़ी थी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों को थोड़ा ऊपर उठाकर बादलों में ऊपर उठते शिखर को देखा और ये मिंग के संभावित स्थान पर विचार कर रही थी। पूरा महान पर्वत 30,000 झांग ऊंचा है। उसकी वर्तमान स्थिति को आधे रास्ते की शुरुआत माना जाता है। आखिरकार आधी दूरी से नीचे कानून की शक्ति दुर्लभ है और उनके जैसे अमर दाव विलक्षणों को रोक नहीं सकती। 80वें स्थान पर रहने वाले लोग इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए किसी को 15,000 झांग ऊंची उड़ान भरनी होगी, लेकिन ये मिंग केवल उस ऊंचाई का 1/3 ही चल सकता है। दूसरे शब्दों में, ये मिंग केवल 5,000 झांग की ऊंचाई पर पाया जा सकता है। जैसे ही उसने 5,000 झांग की दूरी चलने के बारे में सोचा, जियान ने अनजाने में अपनी छोटी जीभ निकाली और अपने सूखे होंठों को चाट लिया। वह यहाँ 2 बार आ चुकी थी, लेकिन कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। उसने इसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानने का फैसला किया। जियान ने ये सोचा, फिर तुरंत अपने लंबे पैरों के साथ आगे बढ़ी, पहाड़ के एकमात्र रास्ते पर आगे बढ़ी। दूसरी ओर, ये मिंग पहले ही 2/3 ऊंचाई तक पहुंच चुके थे और शिखर तक उड़ान का केवल एक बड़ा हिस्सा ही शेष था। उसने ऊपर देखा और विशाल पर्वत की चोटी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अपने शरीर की ओर देखते हुए उसने पाया कि धर्म की शक्ति से बनी जंजीरें उसे 3 बार जकड़ चुकी थीं। यहाँ तक कि एक उत्तर महायान चरण के साधक को भी थोड़ा दबाव महसूस होता। यदि यहाँ दबाव होता तो क्या वह शिखर सम्मेलन में अपनी जगह पर नहीं फंस जाते? ऐसा लगता है कि उसे जल्दी करने की जरूरत है, अन्यथा गुप्त क्षेत्र उस दाव कानून को देखने से पहले ही समाप्त हो सकता है। ये सोचने के बाद ये मिंग ने लापरवाही से अपने शरीर से जंजीरों का एक फंदा फाड़ दिया और ऊपर की ओर चलना जारी रखा। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अब उड़ नहीं सकता था। उसके ऊपर 2.5 झांग की एक शक्तिशाली बाधा थी जिसे वह भी नहीं तोड़ सकता था, इसलिए वह केवल पैदल ही शिखर तक पहुंच सकता था। कुछ कदम चलने के बाद ये मिंग को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसके माथे से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश जमीन पर उतरा, जिससे ये मिंग के समान एक आदि आत्मा प्रकट हुई। उनकी वर्तमान साधना के कारण कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह उनकी आदि आत्मा है, वे केवल यह मान सकते थे कि यह उनका वास्तविक स्वरूप है। जाओ, जब तक मैं वापस न आऊं, उस स्थान पर कानून की शक्ति को परिष्कृत करो। ये मिंग ने पहाड़ के नीचे 5,000 झांग के निशान की ओर इशारा किया और अपनी आदि आत्मा को वहां प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। आदि आत्मा ने सिर हिलाया और तेजी से पहाड़ से नीचे उड़ गई। अजीब बात यह थी कि आदि आत्मा के चारों ओर कोई जंजीर नहीं बंधी थी। ये मिंग को पता था कि यह पहाड़ के अजीब नियमों के कारण था। पहाड़ पर चढ़ने से कानून की शक्ति से बाधा उत्पन्न होती थी। हालांकि नीचे उतरने पर ऐसी कोई सजा नहीं मिलती थी। कोई भी बिना किसी रोक टोक के ऐसे नीचे उतर सकता था जैसे पहाड़ से तेजी से नीचे उतरा जा रहा हो। आदि आत्मा के चले जाने के बाद ये मिंग बिना किसी रोक टोक के शिखर की ओर बढ़ गया। आदिम आत्मा द्वारा परिणाम को संभालने से यह सुनिश्चित हो गया कि वह स्वयं को उजागर नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों की नज़र में वह केवल अंतिम चरण शून्य शोधन था। इसके अलावा, जहां तक उसे पता था, इस विधि पर्वत को पवित्र हॉल द्वारा युद्ध क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र से यहां लाया गया था। 500 वर्ष से अधिक आयु के साधक इस पर्वत पर पैर नहीं रख सकते और इसमें दिव्य इंद्रियों को अवरुद्ध करने की क्षमता है। शिखर पर रहस्यमय नियम को समझने के लिए वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर सका। इसका कारण ये था कि उसका जीवनकाल 500 वर्ष से कम था। इस कारण वह अपने उत्तर महायान चरण की दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके संपूर्ण महान पर्वत का सर्वेक्षण कर सके। अन्य अमर दाव विलक्षणों में उनकी तरह शक्तिशाली दिव्य ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि उसने अपनी पूरी साधना को लापरवाही से उजागर करने और अपनी पूरी ताकत के साथ शिखर की ओर दौड़ने का साहस किया। एक ही समय पर, जैसे ही ये मिंग स्वयं शिखर की ओर बढ़ रहे थे, उनकी आदि आत्मा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गई थी। इस समय आदि आत्मा का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह कोई बड़ा पर्वत उठाए हुए हो और किसी भी क्षण गिर सकता हो। कुछ ही देर बाद एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पहुंचा। वह व्यक्ति भी ये मिंग को देखकर आश्चर्यचकित था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिरने वाला था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई उससे पहले आ जाएगा, और वह एक नवागंतुक था जिसने अभी अभी अमर रैंकिंग सूची में प्रवेश किया था। ऐसे होनहार नवागंतुक से उचित मित्रता की जानी चाहिए। ये सोचते हुए वह व्यक्ति ये मिंग के पास गया, 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों की एक बोतल निकाली और ये मिंग की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम वान पेंग है और आप ये मिंग हैं, है ना?
आवाज़ सुनकर ये मिंग दबाव में था और बोलने की अतिरिक्त ताकत नहीं थी, केवल वान पेंग को धीरे से सिर हिलाया। अब और आगे मत बढ़ो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुके हो। याद रखो, तुम अभी अमर रैंकिंग सूची में शामिल हुए हो और भविष्य में तुम्हें यहाँ वापस आने के अवसर मिलेंगे। वान पेंग ने ये मिंग के ऊपर के कदमों को रोक दिया, फिर औषधीय गोलियों की बोतल निकाली और उसे ये मिंग के हाथ में थमा दिया और विनम्रतापूर्वक सलाह दी। ये हैं औषधीय गोलियां जो दबाव से राहत दिला सकती हैं। इन्हें लेने के बाद यहीं रुकें। आपकी वर्तमान शक्ति बहुत कम है। अपनी सीमा पार करने के लिए अगली बार तक प्रतीक्षा करें। उसके हाथ में औषधीय गोलियों को देखकर ये मिंग कुछ हद तक अनिच्छुक लग रहा था, फिर भी वह वान पेंग के शब्दों से प्रभावित था। आह, मैं सचमुच और आगे नहीं जा सकता। औषधीय गोलियों के लिए धन्यवाद भाई वांग, ये माओ इसे याद रखेगा। अंत में ये मिंग ने औषधीय गोलियां स्वीकार कर लीं और वान पेंग को धन्यवाद देते हुए अपने हाथ जोड़े। हाँ, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ कानून की शक्ति को निखारने पर ध्यान केंद्रित करो। मैं अपनी सीमा तक पहुँचने जा रहा हूँ। वान पेंग ने हंसते हुए हाथ हिलाया, फिर मुड़कर धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ गया। ये मिंग ने फिर से उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, वह जमीन पर बैठ गया और कानून की शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद एक और अमर दाव प्रतिभाशाली यहाँ आ पहुंचा। वान पेंग कहाँ है? जैसे ही वह व्यक्ति आया, उसने ये मिंग से पूछा। ये मिंग ने उसकी ओर देखा, वह जेंग होनई था जो 11वें स्थान पर था। जेंग होनई की पूछताछ का सामना करते हुए ये मिंग ने केवल ऊपर की ओर इशारा किया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और कानून की शक्ति को परिष्कृत करना जारी रखा। जेंग होनई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत पहाड़ पर चढ़ गया। उसकी ताकत वान पेंग के बराबर थी, लेकिन उसकी प्रतिभा थोड़ी कमजोर थी। उसे वान पेंग को पकड़ना था और वह उसे बहुत आगे नहीं जाने दे सकता था, अन्यथा उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाती। इसके बाद कई और अमरदाव चमत्कारी देवता क्रमशः प्रकट हुए। उनमें से किसी ने भी ये मिंग की ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ पहाड़ पर चढ़ते रहे, जबकि अन्य जहां थे वहीं बैठ गए और ऊपर जाने से इनकार कर दिया। 10 दिन बाद जिया पीले चेहरे वाली ये मिंग के पास गई। भगवान ही जानता है कि इस जगह तक पहुंचने के लिए उसने कितना दबाव झेला होगा। मैंने अंततः तुम्हें पा लिया ये मिंग। ये मिंग की भौहें फड़क उठी और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। उसने देखा कि बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक महिला उसके सामने खड़ी है। उसके गोरे चेहरे से पसीने की एक छोटी सी बूंद उसकी गर्दन तक बह रही है। अपनी निगाह नीचे ले जाने पर उसकी लंबी पोशाक के नीचे उसकी भरी हुई आकृति के वक्र धुंधले दिखाई दे रहे थे और उसकी लंबी टांगों के नीचे उसके जैड रंग के पैर थे जिन पर जूते नहीं थे। अरे, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अंततः व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप देखना। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये देखकर कि ये मिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके शरीर पर एक नज़र भी डाली, जियान की अभिव्यक्ति धीरे से बदल गई और उसने फिर से ये मिंग से बात की। हालांकि ये मिंग ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी आंखें बंद कर लीं और कानून की शक्ति को परिष्कृत करना जारी रखा। जियान ने उससे चाहे जो भी सवाल किया, वह पत्थर की तरह ही बना रहा। आधे दिन बाद ये मिंग को अपनी आंखें कसकर बंद करते देख जियान असहाय होकर उसके पास ही बैठ गया और कानून की शक्ति के शोधन में भी शामिल हो गया। हालांकि हर बार जियान सक्रिय रूप से ये मिंग की तलाश करता था और एक छोटे पक्षी की तरह ये मिंग के कान में लगातार चहचहाता रहता था। ये मिंग हद से ज्यादा परेशान हो गया और उसने सीधे अपने मुख्य दल को स्थिति से अवगत कराया। उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद वह स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। अब पहुंच के भीतर मौजूद पर्वत शिखर को देखते हुए और अपने कान में आदि आत्मा की पूछताछ को सुनते हुए ये मिंग ने शांतिपूर्वक अपनी आवाज आदि आत्मा तक पहुंचाई। संदेश देने के बाद ये मिंग ने अचानक दोनों हाथों से जोर लगाया और उसके चारों ओर बंधी सैकड़ों जंजीरें टूट गईं। वे कानून की शुद्ध शक्ति में बदल गईं, जिसे कानून ने उसके शरीर में समाहित कर लिया। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और उस पर्वत शिखर पर पहुंच गया जिस पर वह कई दिनों से चढ़ रहा था। जैसे ही वह स्थिर खड़ा हुआ, ये मिंग ने देखा कि कानून की आसपास की शक्ति अचानक दंगा करने लगी। फिर उसकी निगाह के नीचे धीरे धीरे उसने एक विशालकाय शरीर का निर्माण कर लिया। यद्यपि यह अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था, ये मिंग ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया, मानो कोई क्लेश पार करने वाला स्वर्गीय पूज्य उसके सामने खड़ा था, बल प्रयोग कर रहा था। ये देखकर कि विशालकाय पहले से ही 1/3 पूरा हो चुका था, ये मिंग ने अब और संकोच नहीं किया, उसे विशालकाय के निर्माण को बाधित करना था। उसके हाथों की एक सहज ताली के साथ 4 आदिम आत्माएं उसके माथे से उड़ गईं और उतरते ही 100 झांक दिग्गजों में परिवर्तित हो गईं। ये मिंग का शरीर भी बड़ा हो गया। अपनी आदिम आत्माओं के साथ मिलकर उसने उस बेडौल दानव को घेर लिया। उसके हाथ में मौजूद ये न्यान पंचतत्व नियम एक सप्तरंगी तलवार में बदल गया। 4 आदिम आत्माएं ये मिंग के साथ समन्वय में आईं, प्रत्येक के हाथ में 7 रंगों वाली तलवार थी और उन्होंने भयंकर रूप से उन्हें विशालकाय के शरीर में घुसा दिया।
दरार, उस विशालकाय से कांच के टूटने जैसी आवाज निकली। पारदर्शी विशालकाय को पूरी तरह आकार लेने से पहले ही 5 लंबी तलवारों से भेद दिया गया। एक पल में विशालकाय कानून की शक्ति के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। ये मिंग ने मौका नहीं गंवाया। उसने और चारों आदिम आत्माओं ने एक साथ अपने मुंह खोले और जोर जोर से सांस लेते हुए उन टुकड़ों को निगल लिया जो अभी तक गायब नहीं हुए थे। जैसे ही कानून की शक्ति के टुकड़े उसके मुंह में प्रवेश कर गए, ये मिंग के शरीर के भीतर दर्जनों कानून उन्हें विभाजित करने और उपभोग करने के लिए बाहर निकल आए। स्वाभाविक रूप से यिन यांग पंच तत्व कानून को हमेशा सबसे बड़ा हिस्सा मिला, जबकि अन्य कानूनों को केवल सूप का एक घूंट ही मिला। हालांकि इससे पहले कि ये मिंग अपनी आदिम आत्माओं को याद कर पाता, उसके सामने कानून की शक्ति का दंगा फिर से भड़क उठा। इस बार पूरे पहाड़ पर कानून की शक्ति का दंगा फसाद हो रहा था। पलक झपकते ही सैकड़ों दानव धीरे धीरे ये मिंग के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। ये दृश्य देखकर ये मिंग का चेहरा गंभीर हो गया। इतने कम समय में एक साथ इतने सारे दानवों को मारना थोड़ा मुश्किल होगा।